अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन नावल्स नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्यों। तो मैंने अभी 4-5 नावल बना लिए हैं। तो ये है कि पहले इस नावल पर अगर आपके 1000 व्यू हो गए, जितनी जल्दी 1000 व्यू करेंगे मैं दूसरा नावल अपलोड कर दूँगी। क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ, नावल मैं अपलोड करती हूँ उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मुझे मोटिवेट भी करें, सपोर्ट करें। आपके व्यूज़ से ही मेरे मोटिवेट होंगी और मेरा दिल करेगा मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे नावल्स लेके आऊँ। तो बस थोड़ी मसरूफियत थी, इस वजह से नहीं पहले अपलोड किए, तो अभी मैं कर रही हूँ। वैसे तो मुझे काम है, जिस तरह की भी आवाज़ आए बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है वो अपनी सी, और इसको लिखा है रुबाब मिर्ज़ा ने। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आज कई सालों बाद वो इस जाने पहचाने रास्तों पर रवाना थी, जहाँ वो बचपन में एक दो बार अपने वालिद के साथ आई थी। अब तो ये रास्ते उसकी यादों में धुंधले से थे। रास्ते और रिश्ते वही थे, बस आज उसकी आंखों में चमक के बजाय एक थकन और मायूसी थी। वो ना चाहते हुए भी इस शहर में रहने आ रही थी, पता नहीं कब तक। लारैब मलक जो कि इस्लामाबाद की पुरसकून वासी थी, उसी लारैब मलक को कराची जैसे बड़े और तेज़ रफ्तार में रहना था, या यूँ कहना मुनासिब होगा कि कराची के तेज़ रास्तों पर तेज़ी से चलना था। जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां था और लारैब जहाज़ की खिड़की से नज़र आते बादलों को देख रही थी। उस्मान मलक उस्मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे, जिसमें उनके दोस्त अहमद 20% शेयर के पार्टनर थे। अहमद न सिर्फ उनके बिजनेस पार्टनर बल्कि उनके कॉलेज के दोस्त भी थे। अहमद एक भरोसेमंद दोस्त और एक काबिल बिजनेस पार्टनर थे, मगर सिर्फ उस्मान मलक की नज़रों में। और मोमना उसकी जान अजीज़ बीवी थी। उस्मान मलक ने उनसे उनके हुस्न और पर्सनैलिटी से मुतासर होते हुए मोहब्बत की शादी की थी। अगर बात मोमना मलक की करें तो वो सिर्फ नाम की ही मोमना थी। उन्होंने उस्मान मलक से उनका पैसा और शोहरत देखते हुए उनसे शादी की थी। लारैब एयरपोर्ट पर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसे सामने से अपनी तरफ आता एक वजीहा शख्स दिखाई दिया। ये यकीनन मोइज़ भाई ही हैं, लारैब ने अपने दिल में कहा। तब तक वो शख्स उसके सर पर आ पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लारैब मलक ही हैं, इस शख्स ने अपनी बात पर सवालिया निशान छोड़ा था। जी मैं ही लारैब मलक हूँ। लारैब ने ये कहते हुए सामने वाले की आंखों में झांका था, गोया कुछ तलाश कर रही हो। हाय, एम मोइज़ शाह। उसने अपना तारुफ पहले बहुत ही धीमे लहजे में करवाया था। आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपकी तस्वीर देखी थी, इसलिए कंफर्म करना पड़ा। इस बार उसने मोइज़ की आंखों में देखने से परहेज किया था। लाए अपना सामान मुझे दें और चलें, गाड़ी इस तरफ है। मोइज़ ने उससे सामान लिया और चलने का इशारा किया। लारैब छोटे छोटे कदम उठाती जल्दी जल्दी। शादी के शुरू दिन तो बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उस्मान मलक को अपने किए इस गलत फैसले पर नदामत महसूस होना शुरू हो गई। जब मोमना बेगम सब भुलाए अपने पैसे और रुतबे में चूर एक अलग ही ढंग में ज़िंदगी गुजारती उस्मान मलक से दूर होती चली गई। मोमना मलक को खुद से दूर जाता देख वो इस कदर परेशान रहने लगे थे कि उनके ऑफिस में तब्दीलियां वो समझ ही ना पाए, वो जान ही ना पाए कि जिनके भरोसे वो अपना बिजनेस अपना ऑफिस छोड़ हुए हैं थे, वो अहमद साहब उनकी परेशानी से फ़ायदा उठाकर ऑफिस का पैसा अपने अकाउंट में डाल रहे थे। 5 साल बाद नारायण पैदा हुई, जो कि उस्मान साहब के घर में ढेरों खुशियां लाई। मोमना बेगम की ड्यूटी सिर्फ लारैब को जन्म देना थी। उसके बाद वो फिर से अपनी सतरंगी दुनिया में चली गई। अलबत्ता उस्मान मलक का सारा वक्त लारैब के साथ गुजरने लगा। लारैब में तो उनकी जान बसती थी। लारैब की स्कूलिंग शुरू होने के बाद उस्मान मलक के घर दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। बेटे का नाम अमल मलक और बेटी का नाम एहलाम मलक था। इस सारे अरसे में उस्मान मलक 3 से 4 बार अपनी इकलौती बड़ी बहन से मिलने कराची गए थे। फिर हर बार लारैब उनके साथ जाती थी। उस्मान मलक की ज़िंदगी अपनी औलाद के साथ एक खूबसूरत डगर पर चल रही थी, जब अचानक ही सब ख़त्म हो गया। उस्मान साहब का सारा बिजनेस ख़त्म हो गया था। इस सब के साथ उनका पैसा, उनका नाम सब फना हो गया था। ये गम भी शायद वो बर्दाश्त कर जाते, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका पैसा अपने नाम करके उनके बिजनेस और उनके नाम को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त अहमद था, ये सदमा वो बर्दाश्त न कर पाए और हार्ट अटैक के बायस उनकी मौत हो गई।
मुमना बेगम को असमान मलिक के गुजरने पर बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्हें उम्मीद थी कि अहमद साहब उनकी मदद ज़रूर करेंगे, मगर उन्होंने पलटकर ना देखा। मोमना बेगम एक दो बार अहमद साहब से मिलने भी गई, मगर वो इस्लामाबाद छोड़कर न जाने कहाँ जा बसे थे। अब सब लरैब पर आ चुका था। जहाँ लरैब अपने बाप के सदमे से चूर थी, वहीं वो अपनी फैमिली के लिए अपने बाप की जगह खड़ी हुई थी। वो मास्टर्स कर रही थी जब उस्मान मलिक इस दुनिया से चल बसे। लरैब इस्लामाबाद में एक फार्म में जॉब कर रही थी, मगर सैलरी नामुनासिब सी थी, मगर उनका गुजर बसर हो ही रहा था कि जब अचानक से अमल की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने अमल के दिल में सुराख बताया था। अमल के इलाज की वजह से खर्चात बढ़ गए थे। मुमना बेगम भी परेशान रहने लगी थी। इकलौते भाई का इलाज करवाने के लिए लरैब ने कराची की बड़ी फर्म में अप्लाई किया था। यहाँ सैलरी अच्छी खासी होने के बाद लरैब ने ये जॉब करने की ठानी थी। लरैब विंडो से बाहर चलती फिरती लहरें विंडो से बाहर चलती फिरती कराची की बेतहाशा भीड़ को देख रही थी। किसी भी दुकान पर 4 या 9 बंदों का रश आम था। वो अपने ही ध्यान में थी जब उसे मोइस की आवाज़ सुनाई थी। जी, लहरेब ने चौंक कर देखा। लगता है आपको कराची की सड़कें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही हैं। जो मेरे सवाल के जवाब पर सिर्फ जी ही पर इत्तफा किया गया है। मोइस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने क्या पूछा था? मारे शर्म के वो बस इतना ही पूछ पाए। पूछा तो खैर कुछ और ही था। खैर ये बताएं, आपको यहाँ की सड़कें कैसी लगी? मोइस ने शरारत से पूछा, जिस पर सिर्फ अच्छा है भी बोल पाई। रास्ते में मोइस ने उससे छोटे छोटे कई सवाल किए थे। गोया वो लरैब कोई नर्वसनेस फील कर रहा था और उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। मोमना बेगम ने अपनी जवान बेटी का दूर शहर में अकेले रहना मंजूर सिर्फ इस शर्त पर किया था कि वो अपनी फूफो के घर रहाइश करेगी। लारैब के मौका मना करने के बावजूद उन्होंने नीलम शाह के लारैब की रहाइश की बात की। फूफो बहुत खुश थी कि उनकी भतीजी उनके पास रहने आ रही है। फूफो शुरू से ही उनके लिए परेशान रहती। वो मोमना बेगम को हर हफ्ते फ़ोन किया करती, मगर मोमना बेगम ने कभी भी उनसे ढंग से बात ना की थी। नीलम शाह जब जब उनसे मिलने इस्लामाबाद आई थी, तब तब मोमना बेगम ने उनकी बेइज्जती की थी। नीलम शाह ने उस्मान मलिक के जाने के बाद उनकी मदद करनी चाहिए। मुझ पर इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं आपकी मदद लूँ, और वैसे भी आपके पास है ही क्या हमें देने के लिए? मोमना बेगम ने कारत से कहकर उन्हें चुप करवा दिया था, मगर वो फिर भी इन सब से इतनी ही मोहब्बत करती थी। 20 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़े और आलीशान घर के आगे रुकी थी। घर तो उस्मान मलिक का भी छोटा नहीं था, मगर तौकीर शाह और नीलम शाह के घर को लरैब दाद दिए बिना ना रह पाई। गेट पर 2 मुलाजिम थे जिन्होंने गेट खोलकर उनका इस्तकबाल किया था। लरैब बहुत नर्वस थी और शायद शर्मिंदा भी कि वो ये सोच रही थी कि जिस फूफो को उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी धत्कारा था, ये कह कर के वो उस्मान मलिक की दौलत पर नज़र जमाए बैठी है। कभी मोमना बेगम ने ये जानने की कोशिश भी ना की थी कि वही नीलम शाह खुद कितनी अमीर है। वो ये सोच रही थी कि उनके घर के मकीन उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। आखिर को वो मोमना की बेटी थी। लारे बच्चे बाहर आ जाएं या यहीं गाड़ी में ही रहने का इरादा है? मोइज़ ने उसको सोचों से बाहर निकाला था। वो ना जाने कब से गाड़ी से निकलकर उनके निकलने का मुंतज़िर था। लरैब खुद हर तरह के सलूक के लिए तैयार करती बाहर निकल आई थी। नईम इनका सामान निकाल कर उनके कमरे में रखवा दें। वाइस किसी लड़के से मुखातिब था। जी भाई। नईम ने फ़ौरन ही गाड़ी से सामान निकालने के लिए किसी मुलाजिम को इशारा किया। लरैब, ये नईम है, हमारे घर के ख़ास आदमी और यूं कहें कि दिलावर के राइट हैंड। मोइज़ लरैब से नईम का तारुफ करवाया, जबकि लरैब पहले ही उसे बहुत गौर से देख रही थी। वैसे तो मैं हूँ, पर कभी मेरी गैर मौजूदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप नईम से कहिएगा। जी भाई। लरैब ने ज़मीन पर देखते हुए कहा, चलें, अम्मी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। मोइज़ ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए तो वो भी अपनी सोचें झटकती हुई आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वो घर के अंदर दाखिल हो रही थी, घर को सराहती जा रही थी। घर वाकई सराहने के काबिल था। अभी 2 साल पहले ही तो मोइज़ की शादी पर दिलावर ने पूरे घर को रेवेन्यू करवाया था। जैसे ही वो लोग घर में दाखिल हुए, 2 औरतें शान से चलती हुई उनके पास आई थीं और इन दोनों में एक फूफो थी। लरैब को देखकर बहुत खुश हुई थी। फिर एक ही पल में अपनी माँ का रवैया याद आने ते ही वो सर शर्मिंदगी से झुका गई थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज कई सालों बाद मेरे घर मेरी बेटी आई है। नीलम शाह ने ढेर सारी मुस्कुराहट और अपनायत लिए हुए लरैब को अपने गले से लगा लिया। आखिर बार आप यहाँ मेरे सामान के साथ आई थी, मगर अब बाप का नाम सुनकर लरैब का मन भर आया था। कितनी खूबसूरत हो गई है आप। नीलम शाह ने लरैब के आंसू साफ करके उनका माथा चूमते हुए कहा, जिस पर लरैब मुस्कुराई थी। बच्चे, ये आपकी भाभी है वफा, मोइज़ की बीवी।
फूफो ने लारैब का तारुफ साफ खड़ी लड़की से करवाया, जो कि उसको मोहब्बत की निगाहों से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, लारैब ने धीमे से कहा। आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, अम्मी अक्सर आप सबका जिक्र करती हैं। वफ़ा ने मुस्कुराकर कहते ही उसे अपने गले से लगा लिया। अब सबका सलूक देखकर लारैब को बहुत अच्छा लगा था। अरे अरे, इमोशनल लेडीज़, एक दूसरे का तारुफ बाद में करवाना, पहले मुझ गरीब को अंदर जाने का रास्ता दें। वो इसकी आवाज़ पर तीनों ने ही मुस्कुराकर उसको गुजरने का रास्ता दिया था, जो वो कब से रोके खड़ी थी। आज उसे कराची आए हुए 2 दिन हो गए थे, पर वो अभी तक इस घर के तमाम अफराद से नहीं मिल पाई थी। फूफो के बताने पर उसे पता चला कि उनकी इकलौती बेटी रुबाब हैदर शाह हैदराबाद अपनी किसी कज़न की बर्थडे पर गई हुई है, जबकि उसके छोटे साहबजादे दिल अवेज शाह हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही घर घर आते थे। बाकी के दिन वो ऑफिस के सिलसिले में हैदराबाद में ही गुजारते थे। तो कीर शाह, जो कि लारैब के फूफा थे, उससे लारैब की मुलाकात डाइनिंग टेबल पर हुई थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद लारैब उनके रोब दबदबे से अच्छी तरह खासी नर्वस हुई थी, पर उनके अगले कहे गए लफ्ज़ों ने लारैब को काफ़ी रिलैक्स किया था। बच्चे, ये आपकी फूफो का घर है, इसे अपना ही घर समझे समझे आराम से रहिएगा। हम जानते हैं कि उस्मान साहब की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, मगर आप हमारे लिए हमारी रुबाब की तरह हैं। अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले हमें बताइएगा। उनके इस मुखलिस अंदाज पर लारैब की आंखें भर आईं, जिस पर उसने बामुश्किल सर इस बात में हिलाया। गुड गर्ल, और ये क्या, आपने तो कुछ खा लिया ही नहीं। अरे वफ़ा बेटा, आप इन्हें अपने हाथ के बने को आप सर्व करें। लारैब लाजवाब बने हैं। उसने इससे पहले कि वो कुछ कहती, वफ़ा ने 2 कबाब उसकी प्लेट में रखे, जबकि फूफो तो पहले ही उसके सदके वारी जा रही थी। लारैब को इस घर का माहौल बहुत पसंद आया था। इस घर में का आपस में आप कह के मुखातब करना मुलाज़िम होने के बावजूद किचन की बागडोर वफ़ा शाह और नीलम शाह के हाथ में ही थी, और उनके बने खानों को मुइज़्ज़ और तौक़ीर शाह का प्यार से सराहना, ऐसा माहौल वो पहली बार देख रही थी। अभी इस घर के 2 छोटे मगर अहम मुकीम से मिलना बाकी था। लारैब को लग रहा था कि वो दोनों भी इस सबके जैसे होंगे, जो उसकी गलतफ़हमी थी। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। 1 घंटा पहले ही तैयार और खड़ी थी। वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो शुरू से ही फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन पर यकीन रखती थी। वो लाइट ब्लू लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिए, हाथ पर कड़ी बांधे, एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में फ़ाइल थामे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर फूफो ने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था। बेशक अब लारैब के पास पैसा और शान शौकत पहले जैसा ना था, पर वो आज भी ऐसी रुतबे और डिसेंट पर्सनैलिटी की मालिक थी। नीलम शाह को एक पल के लिए लगा कि वो अपनी जवानी को देख रही हैं। उन्हें उस्मान मलक की कही हुई बात याद आई, देखें आप भी लारैब को देखें, ये बिल्कुल आप पर गई है। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये सीरत और किरदार में बिल्कुल आप पर जाए, ना कि अपनी माँ पर। और मैं दिल से अब न एक लम्हे को होने लगा जैसे उनके भाई की बात पूरी हो गई है। मुइज़ ने उन्हें उनकी सोचों से निकाला था। अम्मी, इजाज़त दें मुझे और लारैब को, देर हो रही है। अल्लाह की ईमान में जाओ, सब बेहतर होगा। उन्होंने लारैब के सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। बेस्ट ऑफ लक लारैब, दिल लगाकर काम करना। भाभी ने भी लारैब को विश किया था, कोई हमें भी दिल लगाकर काम करने को कहे। मुइज़ ने वफ़ा को देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर लारैब और नीलम शाह मुस्कुरा दी, जबकि वफ़ा स्टाक किचन की तरफ बढ़ गई। वैसे लारैब अब एक अपना 100% देना पर दिल लगाने की गलती हरगिज़ ना करना, इंसान कहीं का नहीं रहता। अब आप मेरी ही मिसाल ले लें। मुइज़ ने वफ़ा को जाते देख ऊंची आवाज़ में कहा, जिस पर सभी मुस्कुराए थे। फिर मुइज़ ने अपनी 1 साला बेटी को प्यार किया और बाहर को चल दी, जबकि लारैब भी उनके पीछे पहला दिन होने के बायस मुइज़ ने ही उसे ड्रॉप किया था। ऑफिस में आज उसका पहला दिन सबसे तारुफ और काम समझने में ही गुजरा था। वहाँ उसकी 2 फीमेल कोलीग्स ने अपनी वैन में उसका पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ाम कर दिया था। मुइज़ ने उसे पिक एंड ड्रॉप की ऑफ़र की थी, पर लारैब उसे अपनी वजह से तंग नहीं करना चाहती थी। शाम 5 बजे मुइज़ ने एक मीटिंग में मसरूफ़ होने के बायस नईम को उसे लेने भेजा था। फ्रेश होने के बाद वो किचन में वफ़ा के पास आई थी। वफ़ा ने फ़ौरन उससे खाने का पूछा। नहीं भाभी, खाना मैंने अपनी कोलीग्स के साथ खा लिया था। अच्छा, तो फिर मैं चाय बना देती हूँ, वो तो पियोगी ना? भाभी ने चाय बनाते हुए पूछा। बिल्कुल, चाय तो मैं भी पीऊँगी। लाए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं, कोई इतना काम नहीं, आप लॉन में जाकर
बैठे अम्मी भी वहीं हैं, मैं भी चाय लेकर इधर ही आ रही हूँ, भाभी ने लारैब से कप वापस लेते हुए कहा। जाएं भाई अभी जाएं भाई, अम्मी कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं, भाभी ने उसे वहीं खड़े देखकर कहा। नीलम शाह वफा लॉन में बैठी चाय और केक से लुत्फ लेती लारैब से उसके ऑफिस के पहले दिन की रवादात सुन रही थी। वो बहुत से छोटी छोटी बातें भी पूछ रही थी, वो भी किसी बच्चे की तरह मज़े से सब बता रही थी। भाभी साथ में नूर शाह को केक खिला रही थी कि अचानक खान की आवाज़ से उन सबकी नज़रें गेट से दाखिल होती BMW पर पड़ी थी। दूसरी तरफ नईम सब काम छोड़ गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जबकि पप्पो के मुंह से बिस्मिल्लाह निकला था। लारैब ने इन दोनों को देखा, जो कि गाड़ी की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। फ्रंट के दोनों डोर एक साथ खुले थे। गाड़ी से निकलने वाली लड़की को वो बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। लारैब ने इस लड़की को गौर से देखा। पर्पल का खुला ट्राउज़र, शॉर्ट शर्ट के साथ ग्रीन स्नेकर बूट पहने, स्टाइलिश शोल्डर हेयर कर, आंखों पे काले चश्मे लगाए, हाथ में महंगी मोबाइल पकड़े दुपट्टे से बेनियाज थी। जबकि फ्रंट सीट से उतरने वाला शख्स नीम से बड़े जोश से बगल हुआ था। अब वो दोनों उनकी तरफ बढ़े थे। ब्लैक शलवार कमीज और ब्लैक शूज़ पहने, सुनहरे रंग की शाल गले में डाले, बाजू में घड़ी पहने, शाहाना कदरों वजाहत, रोशन पेशानी, लंबी खड़ी मगरूर नाक, खमदार बड़ी मूछें, घनदारी, मुनासिब सांवला रंग, खूबसूरत बाल जो कि बार बार हाथ से सेट किए जा रहे थे। वो दोनों साथ चलते हुए एक खूबसूरत फ्रेम मुकम्मल कर रहे थे। लारैब को ये बात अजीब लगी थी कि जो दुपट्टा 40 लड़की के गले में होना चाहिए था, वो इस लड़के के वजूद पर चार चांद लगा रहा था। ओ मैम, आई मिस यू सो मच। वो लड़की बच्चों की तरह उछलकर नीलम शाह के गले से लगी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा था। जाएं हटे, मैं आपसे बात नहीं करती रसूलन, आपको कल आना था और आज आ रही है। नीलम शाह ने मसनूई खुफगी दिखाई थी इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोलती। इस लड़के ने मुदाखलत की थी। ये मोहतरमा तो आज भी आने को तैयार नहीं थी। वो तो शुक्र कर जाए मेरा जो मैं आपका ख्याल करके खुद उन्हें लेकर आया हूँ। इसने इस लड़की को पीछे करके नीलम शाह को गले लगाते हुए कहा। उन्होंने भी उसकी वजिया पेशानी चूमी थी, मगर मसनूई गिला करना नहीं भूली थी। रहने दें, अगर आपको मेरा इतना ख्याल होता तो ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मेरे पास गुजारते। हाँ हाँ हाँ, मेरी शिकायत लगाने चले थे, अब अपनी सुने, शरारत से कहते हुए वो लड़की वफा से मिली थी। जब इस लड़के ने उसे नजरें आंखें दिखाई थी। माँ, आप हर बार बिल्कुल देवर जी, आपको तो अंदाज़ा भी नहीं। नूर और अम्मी आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन आप हैं कि ऑफिस के कामों में ही उलझे रहते हैं। वफा ने उसकी बात को काटते हुए कहा। वफा की बात पर उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसने आगे बढ़कर नूर शाह को अपनी बाहों में लेकर खूब प्यार किया था। तभी नीलम बेगम की नज़रें खामोश खड़ी लारैब पर गई थी। इससे मिले, ये आपकी मामूजात कज़न लारैब है और उनके बारे में मैं आपको बताया था। उन्होंने इन दोनों से लारैब का तारुफ करवाया। दोनों ने गौर से उसका जायजा लिया था, जो कि बिल्कुल सादा से हुलिये में सर पर दुपट्टा लटकाए उनको ही देख रही थी। लारैब, ये आपकी कज़न रुबाब और ये दिलावर है। अस्सलाम वालेकुम, लारैब ने धीमे से सवाल किया था, जो 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 सिर्फ दिलावर ने दिया था, जबकि रुबाब ने उसे मुकम्मल इग्नोर किया था। और जो और नीलम शाह के गले में बाहें डाली अंदर की जानब बढ़ गई थी और उसके पीछे दिलावर भी नूर को उठाए आगे बढ़ गया, जबकि भाभी इसको भी चलने का इशारा करते चली गई थी। लारैब को रबाब शाह का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा था। वो एक सर आ भर कर रह गई थी। रात का खाना सबने साथ खाया था। सब बातों में मगन थे, जबकि लारैब खामोशी से खाना खा रही थी, या शायद खाने का दिखावा कर रही थी। फूफो रोज़ की तरह उसे सही से खाने की हिदायत कर रही थी, सबसे पहले की तरह थे। मगर पता नहीं क्यों आज लारैब से खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसकी वजह से रबाब शाह को की वो अजीब नज़रें थी जो लारैब को खुद पर महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ दिलावर इस पर एक सरसरी सी निगाह डालना नहीं भूला था। इन सब की बातों से लारैब को अंदाज़ा हुआ था कि दिलावर में सबकी जान बसती है। रात की चाय सब साथ ही पीते थे। इसे भी चाय का बोला था, मगर वो अम्मी से बात करनी है का बहाना करती कमरे में चली गई थी। बेड पर लेटते हुए मुसलसल बादशाह के रवैये के बारे में ही सोचती रही। उसे कराची आए हुए 24 दिन हो गए थे। रात अमल की तबीयत ख़राब की वजह से उसने अमल का पता करने के लिए सुबह उठते ही मोमना बेगम को फ़ोन किया था। उससे अमल के बारे में तसल्ली करते हुए वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो भाभी ने उसे देखते ही पूछा, अले रैब, आप आज काफ़ी देर से उठी हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी भाभी, मैं ठीक हूँ, बस मामा से बात करने में वक़्त का पता ही ना चला। रैब ने जल्दी से बताया और तैयारी कर
जाने लगी जब भाभी ने कहा, अरे अरे नाश्ता तो करती जाएं, नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगी भाभी, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। वो जल्दी में तेज़ से कदम उठा बढ़ाती बाहर की जाना बड़ी थी। लारैब तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ रही थी जब जहाँ उसकी वैन उसका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकरा आया था और उसके मुँह से बेसाख्ता चीख निकली थी। 2 कदम दूर स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़ा दिलावर उसकी चीख सुनकर पलटा था। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लारैब उस पर गिरी थी और वो दोनों ही पूल में गिरे थे। पूल का पानी 3 फुट ऊपर उछला था। लारैब की इस हरकत पर दिलावर को बेपनाह गुस्सा आया था। ये क्या हरकत है, दिखाई ना उससे पहले कि दिलावर अब लारैब पर अपना गुस्सा निकलता, तभी उसकी नज़र लारैब पर पड़ी थी, जो कि पानी में हाथ पैर चलाकर पूल से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लारैब को तैरना नहीं आता था, ये समझने में उसे एक पल लगा था। वो अपना गुस्सा भुलाए लारैब की तरफ बढ़ा और हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी ओर खींचा था। उसे अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर पूल से बाहर आया था। दिलावर ने बाहर निकालते ही लारैब को नीचे उतारा, जबकि लारैब का सांस फूल चुका था और वो अपनी कमर पर हाथ रखे अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों ही भीग चुके थे। अब ठीक है नायब, दिलावर ने उसके पूरी तरह भीगे वजूद से अपनी नज़रें हटाते हुए पूछा। दिलावर की आवाज़ पर वो होश में आई थी। मैं ठीक हूँ, अपना रुका सांस बहाल करती वो गेट की तरफ भागी थी जब अचानक दिलावर ने उसका हाथ थामकर उसे बाहर जाने से रोका था। छोड़े मेरा हाथ, लारैब ने पलटकर अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की थी। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, मेरी वैन निकल जाएगी। लारैब ने परेशान होके कहा, आपकी वैन निकल गई है, निकल जाएगी नहीं, निकल गई है। दिलावर ने उसका हाथ छोड़ा और अपने बाल झाड़ते हुए कहा, ये क्या किया आपने? लारैब ने हैरानगी से कहा, मैंने क्या किया है? दिलावर ने उससे भी ज़्यादा हैरानगी से पूछा, अगर आप सही वक़्त में मेरा हाथ छोड़ देते तो मैं अपनी वैन ना मिस करती। लारैब ने हंसी लहजे में कहा, जबकि उसकी बात सुनकर दिलावर शाह का मीटर घूम गया। सीरियसली, मैंने आपकी वैन मिस की, समझी थी क्या है खुद को? एक तो खुद गिरती पड़ती रहती है, खुद तो मोहतरमा को सुबह सुबह स्कूल में नहाने का शौक हुआ, सो हुआ, साथ में मुझे भी नहलाया, और तो और मैंने बिना कुछ कहे आपको पूल से निकाला। वो जो पहले ही अपना गुस्सा जब्त किए बैठा था, अब लड़ाई पर फट चुका था, और ही आपको बाहर जाने से रोकने की बात तो एक नज़र अपने हुलिये पर डाल लें। आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि तो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी हैं। आपको तो शायद इस बात का ख्याल नहीं, पर क्या मैं आप मेरी आपको इस तरह बाहर जाने देता? दिलावर के एहसास दिलाने पर लरैब ने खुद का जायजा लिया, तब वो सच में भीग चुकी थी। लरैब दुपट्टा ठीक करती खुद में सिमटी थी। लेकिन अगर अभी भी आपको इस हुलिये में ऑफिस जाने का शौक है तो आपको नईम ड्रॉप कर देगा। दिलावर तपे लहजे में कहता आगे बढ़ गया, जबकि लरैब वहीं खड़ी शर्मिंदा हुई थी। एक तो उसकी वजह से दिलावर पूल में गिरा और फिर उसकी मदद की और बदले में लरैब ने उसको जिम्मेदार ठहराया। दिलावर सबकी नज़रों से बचता हुआ अपने कमरे में चला गया, जब अगर लरैब भाभी की नज़रों से नहीं बच पाई थी, और जबकि रुबाब ने भी उसके हुलिये को देखा था। लरैब, आप ऑफिस नहीं गई? और ये आप इतना कैसे गई? वो फ़िका मंदी से चलते हुए उसके पास आई थी। लरैब ने उसे सारा वाक़या सुनाया, बस दिलावर को इस सारे किस्से से निकाल दिया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वफ़ा ने परेशानी से पूछा, जबकि खिला रबाब शाह नूर को खिलाने में मसरूफ़ थी। मैं ठीक हूँ भाभी, बस ज़रा कपड़े बदल लूँ। लरैब ने कहा, हाँ हाँ जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। वफ़ा ने कहा। लरैब दिलावर के कमरे के बाहर खड़ी अपनी हरकत को सोचते हुए काफ़ी शर्मिंदा थी, जबकि दिलावर कपड़े बदलता उसकी और लरैब की हाथ आती मुलाकात को सोच रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल ब्रश कर रहा था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। दिलावर ने बेध्यानी में यस कम इन कहा था। लरैब बहुत ऐसे से दरवाज़ा खोलती अंदर आई थी और उसे अपने कमरे में देखकर वो एक लम्हा में ठटका था। फिर वो नॉर्मल होकर फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लरैब ने इजाज़त मांगी थी। शायद आपको अंदाज़ा नहीं, आप अंदर आ चुकी हैं। और नर्म अंदाज में इससे बावर करवा आया था कि वो कमरे के अंदर खड़ी है, जबकि लरैब को एक बार फिर अपनी हरकत पर गुस्सा आया। काफ़ी देर खामोश रहने पर लरैब बोली थी, आज जो कुछ भी हुआ मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। दिलावर ने उसे देखा था, जो खासी नर्वस होते हुए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। मैं लेट होने की वजह से जल्दी में थी और वो पत्थर मेरा आपसे टकराना और गिरना, उफ। वो लरैब, ये क्या बोल रही हो? लरैब ने बहुत धीमे खुद से मुखातब होते हुए कहा, जिसको दिलावर ने सुन लिया था। लरैब ने गहरा सांस भरते हुए फिर से अपनी बात शुरू की थी। वो जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी गलती थी। आपकी मदद पर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, बल्कि मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। कुछ देर रुक कर लरैब ने फिर कहा, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। लरैब ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी।
इट्स ओके मिस लड़ाई पर ध्यान से चला करें। दिलावर ने कहते हुए वो थैंक यू कहकर जल्दी से कमरे से निकलने लगी कि दरवाजे से टकराती टकराती बची थी और वो फ़ौरन बाहर निकल गई, जबकि दिलावर उसकी नर्वसनेस को देखकर मुस्करा आया था। संडे था। मुइज़ और वफा के लिए शॉपिंग पर जा रहे थे। उन्होंने रबाब साहब को चलने का कहा, जबकि रबाब ने जाने से इनकार कर दिया। भाईजान, भाभी जान, कभी तो मेरे भाई पर तरस खाकर अकेले चले जाया करें, उसकी शरारत से कही इस गहरी बात को समझते हुए वफा शर्माए हुए सर झुका गई थी। वफा का यूं शर्माना मुइज़ और रबाब को बहुत प्यारा लगा था, जिस पर रबाब ने अपनी प्यारी सी भाभी का माथा चूमा था। इन दोनों के प्यार को देखते हुए सीढ़ियों से उतरती लहरें सकराई थी। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास ही आने वाली थी। दरअसल आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगी? वफा ने लारैब को देखते हुए कहा, जबकि रबाब मुंह बनाती वहां से चली गई थी। लारैब ने आराम करने का बहाना करते हुए सहूलत से इनकार कर दिया था। मौसम काफ़ी खुशनुमा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बावजूद लारैब लॉन्च में टीवी देखते हुए भी बोर हो रही थी। खिड़की से नजर आती रबाब और उसकी कज़न शफा, जो कि लॉन्च में बैठी चाय और स्नैक्स से लुफ्त उठाते बार बार ये कहका लगाते देखकर उसका भी दिल कर रहा था कि वो भी जाके उनके साथ बैठे और मुस्कुराए, मगर लारैब ने एक बार भी इसे बाहर नहीं बुलाया था। ये सच था कि लारैब को हंसते हुए एक ज़माना हो गया था। अपनी जिम्मेदारियों में वो हंसना और खुद से किए के लिए जीना भूल गई थी, मगर आज शिद्दत से उसका दिल चाह रहा था कि वो पहले की तरह मौसम एंजॉय करे, खुल के मुस्कुराए। उसने उदास होकर सोफे की पूंछ से टेक लगाई, आंखें मूंद ली थी। टीवी अभी भी चल रहा था। अचानक उसे किसी की आहट का एहसास हुआ। रैप ने फौरन अपनी आंखें खोली थी। सामने खड़ा मोइज उसे ही देख रहा था। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बाहर रुबाब और शिफा के पास जाकर बैठे। मुआइज शाह कहते हुए उसके पास ही बैठा था, जिस पर वो अपना दुपट्टा मजीद दुरुस्त करती बोली, मैं दरअसल ये ड्रामा देख रही थी। साहब ने टीवी पर चलते मेरे पास तुम हो की तरफ इशारा करते कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुबाब ने आपको बाहर नहीं बुलाया? मुइज ने तशवीशी अंदाज में पूछा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो मुझे बुलाया था, पर ये ड्रामा मुझे अच्छा लगा। होना चाहते हुए भी झूठ बोल गई थी। अगर ड्रामा इतना अच्छा है तो मैं भी आपके साथ देखता हूँ, मोइज़ ने ध्यान टीवी की तरफ करते हुए कहा। मोइज़ के यकीन करने पर उसने सुकून का सांस लिया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बाहर खड़ा दिलावर उसकी सारी बातें सुन चुका है। मोइज़ का पता नहीं, मगर दिलावर समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। वह अगर किसी को अपना मान लेती तो उसके लिए ये सब कर जाती, मगर इसको वो पसंद नहीं करती थी, उसे देखना भी गवारा ना करती थी। आखिर को उसको दिल यावर शाह की घुटी थी। रात ईशा की नमाज के बाद वह पानी लेने की घर से नीचे आई। जब किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर किचन की तरफ बढ़ते उसके कदम रुके थे। नहीं भाई, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। दोस्ती है वो भी इस लड़ैब से हरगिज़ नहीं। और वैसे भी मैं उन्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, यही काफ़ी है। लॉज में मौजूद मुइज़, वफा और दिलावर रबाब के तलख लहजे से कहे इन लफ्ज़ों को गौर से सुन रहे थे, जबकि मुइज़ से मुखातब थी। बच्चे, वो हमारी कज़न है, हमारे घर में मुकीम है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है क्या आप भी उनसे अच्छे से पेश आएँ? मोइज़ ने बहुत नरमी से बादशाह को समझाना चाहता। नहीं नहीं है, वो मेरी कज़न, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। वो चंद लम्हे को रुकी थी। और रही अच्छे से पेश आने की और मोहब्बत की बात, तो वो सिर्फ तो वो बात मोहब्बत की बात तो वो माँ उन पर बहुत लुटा रही है। बाबा भाभी और आप भी तो बहुत अच्छे सलूक कर रहे हैं, फिर मेरी क्या ज़रूरत है? बाप तब का बोली थी। अब के वफ़ा के एक नाकाम कोशिश की थी, जबकि दिलावर खामोशी से सबकी गुफ्तगू सुन रहा था। रबाब मेरी जान, वो हमारी अम्मी के रिश्तेदार हैं, अम्मी का उनके साथ अच्छा सलूक और मोहब्बत जायज़ है। शायद वो और कुछ भी कहती, मगर रबाब शायद उसकी बात काट दी। किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं आप? वो जो वो जो हमेशा से अम्मी को बेइज्जत करते रहे, हमेशा उनकी ज़ात को मजरूर करते रहे, सारी ज़िंदगी पलट कर इकलौती नंद को नहीं देखा। अब जब खुद पर आई तो उन्हें अपने रिश्तेदार याद आ रहे हैं। वह क्या रिश्तेदारी है? नवाब शाह के लहजे में दुख और हकारत थी। मगर इस समय रबाब का क्या कसूर है? वो तो बहुत मासूम, खुददार और अच्छी है। वफा ने कहा, कसूर है भाभी, ये मोहतरमा मोमना बेगम की बेटी है और दिखने में ना से ही मगर आदात में बिल्कुल उनके जैसी ही होगी। लारैब ने अब मज़ीद ये सब सुनना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें बेसाख्ता भरी थी और वो बिना पानी लिए अपने कमरे में आ गई थी। उसे रबाब शाह की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था। दूसरी तरफ उसे रबाब शाह की कही हर बात हक में जानब लगी थी, पर लारैब उसे बताना चाहती थी कि वो उसे बिल्कुल गलत समझ रही है। लारैब बिल्कुल भी वैसी नहीं थी
जैसी रुबाबशाह समझ रही थी। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आया था। वो नहीं आना चाहती थी यहाँ। उसका दिल कर रहा था कि वो वापस चली जाए, मगर उसकी मजबूरियाँ सामने खड़ी थीं। अमल का इलाज है, लाल और अमल की स्टडी का सब उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दिलावर अपने कमरे में जा रहा था जब किसी के रोने की आवाज़ से वो खटका था। आवाज़ को फॉलो करता वो अपना रैप के कमरे के सामने आ रुका था। अंदर जाए या ना जाए की कश्मकश को छोड़ता वो आगे बढ़ा और हल्के से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर लारैब को रोता देख वो हैरान हुआ था। लारैब घुटनों में मुँह दिए बार बार एक ही बात कहते बच्चों की तरह रो रही थी। दिलावर के गौर से सुनने से उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने रबाब की बातें सुन ली हैं और अब लारैब अब एक ही बात कह रही थी, मैं गलत नहीं हूँ रबाब, तुम जैसा समझ रही मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। उसे इस घर में रहते 4 महीने हो गए थे। वो यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इस सब में बहुत बड़ा हाथ इस घर के मुकीम का था। फूफो की खुलूस मोहब्बत, वफा, शाह की दोस्ती और नूर की शरारतें उसे सब ही अच्छी लगने लगी थी। रबाब अब भी वैसी ही थी, मगर अब लैब ने उसकी बातों का बुरा मनाना छोड़ दिया था। भाभी और फूफो को उसकी आदत पड़ने लगी थी। वो ऑफिस से आकर वफा शाह के मना करने के बाद भी उसकी हेल्प करवाती थी। शाम की चाय तो लैब ही बनाने लगी थी। वहीस भी उसके साथ काफ़ी फ्रैंक था, जबकि दिलावर शाह आज भी उसके साथ वैसा ही था, अपने काम से काम रखने वाला। अलबत्ता कभी कभार वो इससे ऑफिस के बारे में पूछ लेता था। इस सारे अरसे में लारैब 3 बार इस्लामाबाद गई थी। अमल के बेहतर होती तबीयत ने लारैब पर भी मुस्बत असर डाला था। आज जब वो ऑफिस से वापस आई तो हसबे महमूद चाय बनाने किचन में आई तो उसे मुलाजमा से पता चला कि रबाब शाह और नीलम बेगम अपने किसी रिश्तेदार की तरफ गई हैं। वो फाशा के सर में दर्द के बायस वो कमरे में आराम कर रही हैं। लारैब हनूज उसकी तबीयत का ख्याल किए चाय बनाकर साथ 2 सैंडविच और टैबलेट लिए वफाशा के कमरे में आई थी। अभी वो वफा को मेडिसिन खिला ही रही थी जब मुलाजमा कमरे में आई थी। छोटी बेगम, दिलावर भाई ने कहा है कि अगर फ्री है तो एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना के उनके कमरे में भिजवा दें। मुलाजमा पैगाम देकर चली गई। लारैब, आप दिलावर के लिए चाय बना दें। दरअसल वो मुलाजमा के हाथ की चाय नहीं पीते। वफा के कहने पर लारैब सर मुस्बत में हिलाते किचन की तरफ आई थी। वो चाय बनाने के दौरान मुसलसल अपनी और दिलावर की मुलाकातों के बारे में सोच रही थी। 5 मिनट के बाद वो एक सौ सर और स्ट्रॉन्ग और कप ट्रे में रखे दिलावर के कमरे में पहुंची थी। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जिस पर बारोब आवाज़ में अंदर आने की इजाज़त दी गई थी। वो कब संभालती अंदर दाखिल हुई। ब्लू टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहने मोबाइल में मसरूफ़ था जब उसने लारैब, जो चाय की ट्रे थामे अपने सामने खड़ी थी। लारैब उसके खामोश सवाल को देखती हुई बोल पड़ी, दरअसल भाभी की तबीयत मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने चाय बनाने के लिए मुझे बोला था। लारैब की बात समझते हुए उसने हाथ बढ़ाकर कप थामा और चाहा। जब कार पे जब लारैब ने झिझकते हुए वो ट्रे सामने मौजूद टेबल पर रखी थी। रेब ने इस रखरखाव ने पहले दिन से ही उसे मुतासर किया था। थैंक्स कहकर दिलावर ने चाय का कप ट्रे से उठाया। उसकी नज़र कप के अंदर गर्म उबलते पानी पर पड़ी थी। वो 1 सेकंड के लिए ठटका था, फिर उसने एक नज़र कप और दूसरी नज़र लारे पर डाली, जो कि कमरे से निकलने वाली थी। मिस लारेब उसके पुकारने पर पलटी थी। जी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरा एक काम कर दें प्लीज़, दिलावर ने लारेब से कहा था। कैसा काम? लारेब ने नासमझी से पूछा। किसी मुलाजमा के हाथ आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती और 1 कप दूध भिजवा दें। मुस्तदिल ने मुस्कुराकर कहने पर वो नासमझी से सर हाँ में हिलाती जाने लगी थी कि अचानक उसे दिलावर की बात और मुस्कुराहट अजीब लगी थी। आपको ये सब क्यों चाहिए? लारेब ने मासूमियत से पूछने पर दिलावर के होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, जिसे उसने अपनी भारी मूँछों में छुपा लिया था। वो और कप मेज़ पर रखकर उसके सामने रखा था। वो इसलिए मिस लारैब कि मुझे चाय की तलब है और आप मेरे लिए ये गर्म पानी लाई हैं। दिलावर के कहने पर लारैब ने बेसाख्ता कप में झाँका था, जहाँ गर्म पानी उसका मुँह चढ़ा रहा था। लारैब का मुँह हैरानगी से खुला था। वो समझने से कासा थी कि ये सब कैसे हुआ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैंने तो आपके लिए चाय ही बनाई थी। लारैब की घबराहट को दिल पर इंजॉय कर रहा था। कोई बात नहीं मिस लारैब, ये चाय ही है, बस 2-3 चीज़ें इसमें डालनी होगी। आप ऐसा करें, वो चीज़ें भिजवा दें, मैं इन्हें मिक्स करके चाय बना लेता हूँ। मैं आपको चाय भिजवाती हूँ। लारैब कप और ट्रे उठाती बाहर निकल गई, जिस पर दिलावर कहका लगाकर हंसा था। थोड़ी देर बाद लारैब ने ढंग से चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ भेजी थी। क्या बात
ہے भाई, ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। लारेब गार्डन में खड़ी मुस्कुरा रही थी जब भाभी ने आकर उसे कंधे से हिलाया था। खुश तो बहुत हूँ भाभी, पर इससे ज़्यादा पुरस्कून हूँ। लारेब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खुशी की वजह हमें भी बताएं। आज अमल की लास्ट रिपोर्ट आनी थी वो, और आपको पता है भाई, डॉक्टर का कहना है कि भाभी डॉक्टर का कहना है कि अब अमल बिल्कुल ठीक है और वो बहुत जल्द वो पहले की तरह भाग दौड़ भी कर सकता है। तो और तो आराम ने मास्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और आज मेरी सैलरी आई है और मामा को इजी लोड करवाया है ताकि नाम का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाए। लरैब ने खुशी से वफा को बताया, चलो ये तो बहुत अच्छी खबर है और यही आपकी उन्होंने उन एक खिलौनों को देखते हुए कहा, जो लारेब हर माह सैलरी मिलने पर नूर शाह के लिए लाती थी, जिससे नूर मज़े से खेल रही थी। भाभी, नूर मेरी भी तो भतीजी है, मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। लारेब ने मसनूई खुफी दिखाई थी, बिल्कुल नूर पर आपका भी इतना ही हक है जितना रुबाब का है। वफा ने प्यार से लारेब के फूले गुलाबी गाल को खींचा था, जिस पर वो खिलखिला कर मुस्कुराई थी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी। जब भाभी अंदर की तरफ भागी थी लारैब के बुलाने पर, उन्होंने अम्मी को भी अम्मी मुझे बुला रही हैं कहकर सहूलत से इनकार किया और अंदर चली गई, जबकि लारैब नूर को उठाए बच्चों की तरह बारिश को एंजॉय करने लगी है। ना जाए बगैर के दिलावर टेरेस पर खड़ा कब से उसे बच्चों की तरह झूमता देख मुस्कुरा रहा था। आज संडे था और वो फ्रेश होकर सीधा किचन में आई थी, जहाँ खिलाफत को भाभी और पप्पो उसे किचन के बाहर काउंटर में बैठी नजर आई थी काउंच पे बैठी नजर आई थी। पप्पो से उसे पता चला कि आज खाना और कोई नहीं बल्कि रुबाब शाह बना रही थी। लारैब को जानकर काफ़ी हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी उसने रुबाब को कुकिंग तो दूर की बात है गिलास भी उठाकर रखते नहीं देखा था। जबकि भाभी से पता चला था कि वो पहले भी अच्छी कुक बनने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। बड़े सख्त ऑर्डर हैं कि आज कोई भी किचन में नहीं जाएगा, ना हम ना मुलाजमा। उनका कहना है कि किसी की मौजूदगी से उनका फोकस ख़राब होता है। भाभी ने रबाब की बात दोहराई थी। तभी मेन डोर खोलता दिलावर उनकी तरफ आया था, जिसके पीछे नाइम बड़े बड़े शॉपर उठाए आ रहा था। दिलावर ने आते ही रबाब को आवाज़ लगाई थी, जिस पर फ़ौरन रबाब बाहर आई थी, ब्लैक जीन्स और ग्रीन टॉप ऊपर एप्रन पहने बालों का जूड़ा बनाए हुए दिलावर के पास रुकी थी। एप्रन पर चीज़ों के धब्बे इस बात के गवाह थे कि रबाब शाह बहुत मेहनत से अपना काम कर रही थी। लारैब को इस होलिये में बहुत क्यूट लगी थी, मगर ये बात वो चाहकर भी उससे नहीं कर सकती थी। नईम शाह पर मेज़ पर रख कर जा चुका था। ये ले रबाब साहबा, सामान चेक कर लें, पूरा है या कुछ रहता है। दिलावर के कहने से पहले ही रबाब ने शॉपर्स पे झाँकना शुरू किया था। थैंक यू भाई, आप सब ले आए हैं जो जो मैंने मंगवाया था। अगर कुछ छूट जाता तो मेरी रेसिपी और मेहनत दोनों खराब जाने थे। रबाब शाह जो परेशानी में शॉपर उलट-पुलट करके देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। काफ़ी खुश थी। मैं तो कुछ नहीं भूला, पर खुदादारा आप हम सब पर रहम फरमा कर हर बार की तरह खाना ओवर कुक मत कर देना। दिलावर ने रबाब शाह की छोटी सी मगरूर नाक दबाते हुए कहा, जिस पर रबाब झंझराती हुई पीछे हुई थी, जबकि दिलावर मुख्तसर सी नज़र लैब पर डालता नीलम शाह के पास बैठा था। अम्मी, आपको याद है इनके हाथ की बनी वो बिरयानी कम खिचड़ी ज़्यादा थी। अब के दिलावर ने कहका लगाते हुए रबाब शाह को चढ़ाया था, जिस पर लारैब ने गहरी नज़रों से दिलावर को हंसते हुए देखा था। लारैब ने पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था, क्योंकि दिलावर घर कम बाहर ज़्यादा रहता था। इस बार बादशाह पूरी तैयारी से मैदान में उतरी है। आप सब मेरे हाथ का खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बाब ने एक अदा से कहा, जिस पर सभी मुस्कुराए थे। इतने में वो वहाँ तो किरशा आए थे। वफा बच्चे, आपको परसों शाम मेरा ड्राइवर एक फ़ाइल दे के गया था, वो ला दें ज़रा मुझे। सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, जबकि रबाब का सांस एक मिनट के लिए रुका था। जी बाबा, मैंने वो रबाब को दी थी, अम्मी को देने के लिए। तो कीर साहब के बाद अब वो रबाब के से मुखातब हुई थी। बाबा को फ़ाइल ला दें। वफा के कहने पर रबाब के हाथों में पसीने नमूदार हुआ था, परेशानी उसके चेहरे से अयां हो रही थी।
वो फ़ाइल रख कर भूल गई थी, तो वो तब से ही फ़ाइल ढूँढ रही थी मगर वो नहीं मिली थी। हाँ, वो फ़ाइल कहाँ से लेके आएँ, जल्दी मुझे देर हो रही है। तो ईर्ष्या की भारी आवाज़ ने रुबाब के सोचों से बाहर निकली थी। बाबा, वो रुबाब का गला सूख रहा था। ये जानती थी कि तो ईर्ष्या भले ही उससे प्यार करते थे मगर वो लापरवाही ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। उसे इस वक़्त उससे डर लग रहा था। वो क्या रुबाब, हम लेट हो रहे हैं, वहाँ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं होंगे, जल्दी लेकर आएँ। तो ईर्ष्या ने टाइम देखते हुए कहा। वो फ़ाइल तो मैंने लैब को दे दी थी। रबाब रबाब को कुछ ना सूझने पर उसने सारी बात लैब पर डाल दी थी, जबकि लैब ने हैरानी से उसे देखा था। हाँ हाँ, मैंने वो फ़ाइल लैब को ही दी थी। एक्चुअली वो अम्मी के कमरे में जा रही थी जब मैंने उन्हें वो फ़ाइल अम्मी को देने के लिए दी थी। रबाब के कहने पर सबने लैब की ओर देखा। लरैब, आपने तो अभी तक मुझे कोई फ़ाइल नहीं दी, नीलम शाह ने लरैब के से कहा था, जबकि लरैब को समझ नहीं आ रहा था कि रबाब ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अब वो इन सबको क्या जवाब देती भी कैसे, वो तो किसी भी फ़ाइल के बारे में नहीं जानती थी। बताइए बच्चे, वो फ़ाइल कहाँ है आपके? तो ईर्ष्या ने लरैब को मुखातब किया था। वो उन्हें सच बताने ही वाली थी कि जब उसने रबाब पर भरपूर नज़र डाली थी। परेशानी, डर, खौफ क्या नहीं था उसके चेहरे पर। वो मुसलसल अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उसे रबाब का डर बावर करवा गया था। लरैब, मुझे देर हो रही है, वो फ़ाइल ला के दें। तो ईर्ष्या ने फिर से कहा, जिस पर लरैब ने गहरा सांस भरकर कहा था, दरअसल पुप्पो, मैं वो फ़ाइल आपके पास ला ही रही थी जब जब मुझे मामा की कॉल आई, और वो मैं फ़ाइल आपको देना भूल गई। और एक सेकंड खामोशी के बाद वो फिर बोली, और वो फ़ाइल मुझसे मुझसे खो गई। लरैब ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी और उन्हें नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है, जबकि उसकी बात पर जहाँ सबको हैरत हुई थी, वहीं तो ईर्ष्या के माथे पर बल उभरे थे। आई एम सॉरी अंकल। नरेश ने बिना नजरें उठाए ही अब इस गलती को माफ़ी मांगी थी जो उसने की ही नहीं थी। अलबत्ता भाभी और पप्पो काफ़ी परेशान हुई थी क्योंकि वो तो ईर्ष्या को जानती थी कि उन्हें लापरवाही से चिढ़ है। सॉरी सॉरी का क्या करूँ मैं बच्चे, वो फाइल बहुत अहम थी आज की डिटेल के लिए, वो प्रॉपर्टी के कागजात थे, और अब आप बताएं मैं इन्हें इन कागजात की जगह सॉरी दूँ? तो ईर्ष्या का लहजा बेशक हल्का था मगर इसमें छुपी उनकी परेशानी और लहरैब को बगैर ज़िम्मेदाराना ठहराना साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ भी कहते, जब लहरैब की झुकी नज़रें और बाप की परेशानी देखते हुए दिलावर ने मुदाखलत की थी। बाबा परेशान मत हो, मैं देख लूँगा सब। क्या देख लो लेंगे? प्रॉपर्टी के असल कागजात थे वो दिलावर, मैं बयाना पकड़ चुका हूँ और लास्ट डेट बुध की है। तो ईर्षा ने परेशानी से कहा, जिस पर लहरैब की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आए थे। बाबा, बाबा 2 दिन है हमारे पास अभी, मैं कह रहा हूँ ना, बेफिक्र हो जाएं, कागजात घर में ही है, मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो मैं दोबारा बनवा लूँगा, भरोसा रखें। दिलावर ने हौसला देने पर तो ईर्ष्या सर हिलाकर दिलावर का कंधा थपथपाकर अपने कमरे में चले गए। नैब कमरे में आकर मुसलसल रबाब की इस घटिया हरकत के बारे में सोच रही थी। आज उसे सच में रबाब पर बहुत गुस्सा आया था। उसकी वजह से आज पहली बार वो सबके सामने शर्मिंदा हुई थी। आज रबाब के झूठ की वजह से तो ईर्ष्या ने उसे लापरवाह समझा था। उसे रह रहकर वापस गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सोचों में मगन थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? लारैब ने घड़ी की तरफ नजरें घुमाई थी जहाँ रात के 12:30 हो रहे थे। लारैब ने दुपट्टा सर पर टिका के दरवाज़ा खोला था। दरवाजे पर खड़ी रुबाबशाह को देखकर लारैब हैरान हुई थी। लारैब उसको अंदर आने का रास्ता देती बेड पर बैठी थी, यानी वो अपनी नाराज़गी का इजहार करवा रही थी। रबाब आकर उसके सामने खामोश बैठी थी। रुबाबशाह अपनी बात करने के लिए लफ्ज़ तलाश कर रही थी और लारैब उसके बोलने की मुंतज़िर थी। लहरें उसके आने की वजह सोच रही थी, क्योंकि आज तक रबाब शाह ना तो उसके कमरे में आई थी और ना ही कभी ढंग से बात की थी। आई एम सॉरी, रबाब के मुंह से निकले उन अल्फाज पर लहरेब को हैरत का झटका लगा था। उसने रबाब के चेहरे को देखा जहाँ शर्मिंदगी के तासरात साफ झलक रहे थे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ लारेब, मैंने हमेशा आपको इग्नोर किया, कभी ढंग से आपसे बात ना की, आपसे नफरत की, और तो और अपनी नफ़रत छिपाने की भी तरफ ना समझी। रबाब शाह सर झुकाए बोल रही थी, जबकि लहरैब हैरत का मुजस्मा बनी उसे सुन रही थी। सब ने मुझे कहा लहरैब बहुत अच्छी है, दिल की साफ़ है, पर मैंने कभी ना माना। मुझे लगता था आप सबको बेवकूफ़ बना रही हैं, आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। वे कहते ही नवाब ने हल्की सी नज़र उठाकर लहरैब को देखा था, जो कि अपनी माँ के बारे में ये सुनकर सर झुका गई। मैं समझ सकती हूँ, अपनी माँ के बारे में ऐसे लफ्ज़ सुनकर इंसान को दुख होता है। मुझे भी दुख होता है जब मैंने आपकी माँ से अपनी माँ की तौहीन सुनी। आपको शायद नहीं पता लारैब, आपकी अम्मी से बात करने के बाद अम्मी सबसे छुप कर
चुप चुप कर रोया करती थी, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर आप यहाँ आई तब मुझे आप लोगों की खुदगर्जी पर बहुत गुस्सा आया। जिस घर के मुकीम को आपकी वालदा ने हमेशा तजलील किया, मिलना पसंद न किया, पढ़ने पर उन्होंने अपनी बेटी को उसी घर में रहने भेज दिया। अम्मी और भाभी के लिए आपकी मोहब्बत मुझे एक ड्रामा लगता था, एक खुदगर्जी। नवाब अपने दिल की हर बात लहरैब के सामने रख रही थी। आपकी वालदा का गुस्सा मैं आप पर उतारती थी, मगर ट्रस्ट मी, आज जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने अपनी लापरवाही से उसे खो दिया। वो ढूंढने पर भी वो फाइल मुझे नहीं मिली। मैं कभी भी ऐसी हरकत ना करती, पर बाबा के पूछने पर मैं डर गई थी और ना चाहते हुए भी आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, बिना ये सोचे कि आप पर क्या गुजरेगी। आपकी गलती ना होने पर भी आपको शर्मिंदा होना पड़ा, और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी, जो आपकी अपनों के लिए मोहब्बत और गर्ज को खुदगर्जी का नाम देती रही। आज मैंने कि जाना कि आप नेक और साफ दिल रखती हैं। अगर आप चाहती तो सबको सच बता सकती थी, मगर आपने झूठ बोलकर सारी बात खुद पर ले ली। अब रबाब ने लारैब के हाथ थामे थे। मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ अपनी हर इस बात पर जिससे आपका दिल दुखा। मैं जान गई हूँ कि आप बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसी मैं समझती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हर नादानी को भूलकर मुझे माफ़ कर देंगी, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। इसकी बात पर लैब पे सख्त मुस्कुराई थी। उसे वो इस वक्त एक बच्ची लगी थी जो अपने दिल की हर बात सच्चाई से बता गई थी, और उसे अपनी गलती का एहसास था। इट्स ओके फॉर एवरीथिंग, लेकिन जो आज तुमने किया उससे मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी। लारैब ने शरारत से मसनूई खूबसूरती दिखाते कहा था। मुझे आपकी हर सज़ा मंजूर है, बताएं क्या सज़ा है मेरी? लारैब ने उदास होते कहा था। हाँ तो लारैब साहबा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम मुझे कराची के बेस्ट आइस आइस बार की आइसक्रीम खिलाओगी। लरैब की छोटी सी सज़ा पर खुशी से डन बोली थी। तो फिर कल मेरे ऑफिस से आने तक रेडी रहना। अगले दिन वो दोनों वादे के मुताबिक आइसक्रीम खाने गई थी और बाकी घर वालों के लिए भी आइसक्रीम लाई थी। इन दोनों को गाड़ी से एक साथ निकलते देख लान में बैठा हर शख्स हैरान हुआ था। वो दोनों किसी बात पर मुस्कुराती चली आ रही थी। नीलम शाह के पूछने पर लरैब ने बताया था, क्या रबाब और आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेगी? वफा के हैरत से कहने पर सबने ही रबाब को देखा, जिस पर वो पटाई थी। क्या है आप सब मुझे मजलूम बच्ची को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मजलूम बच्ची? हाँ, कौन मजलूम बच्ची? दिल आवर, आपको क्या यहाँ कोई मजलूम बच्ची नज़र आ रही है? मुईज़ शाह ने मजलूम पर खासा जोर देते हुए इधर इधर उधर देखा था, जिस पर दिलावर ने फौरन अपनी नज़र लरैब से हटाई थी, जो कि सब बुलाए उसे ही देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ लरैब मुईज़ की शरारत में मुस्करा रही थी। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? वो मजलूम बच्ची कोई और नहीं, मैं हूँ। और क्या हुआ अगर मैं अपनी कज़न को आइसक्रीम खिलाने ले गई? जलने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी लाई हूँ। लरैब ने बहुत मासूम बनते हुए कहा, जिस पर सब ही मुस्कुराए थे। रबाब की दोस्ती के बाद लरैब और भी खुश रहने लगी थी। ऑफिस आते ही उसने मोमना बेगम की कॉल आई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मोमना बेगम की आवाज़ में परेशानी साफ यहाँ हो रही थी। जी मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी है मामा? अमल और एहलाम तो ठीक है ना? सब ठीक है। मैंने एक ज़रूरी काम के लिए फ़ोन किया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इस बार तुम्हारी सैलरी एडवांस में चाहिए। एडवांस? लारैब ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर मुमन्ना बेगम ने फ़ौरन कहा, जानती हो लारैब, तुमने आज तक एडवांस नहीं लिया, मगर इस बार मुझे ज़रूरत है। एक लम्हे के को उसे अपनी माँ पर तरस आया। वो उस्मान मलिक की ज़िंदगी में जिन पैसों से खिलती थी, आज उन्हें पैसों के लिए परेशानी थी। कितना कुछ बदल गया था एक इंसान के जाने पर। ठीक है मामा, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ। लारैब ने उन्हें तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया। इसने उनसे पैसों की वजह दरियाफ्त नहीं की थी। अब हालात ने उसकी माँ को बदल दिया था। वो उनकी ज़िंदगी अपने बच्चों के गिर्द घूमने लगी थी, और वैसे भी लारैब का सब कुछ उसकी फैमिली थी। आज हफ्ता था। मामूल के मुताबिक लारैब और रुबाब के कमरे में मूवी देखने में मसरूफ़ थी, जब वफ़ा दरवाज़ा खोलती अंदर आई थी। उठो भाई लड़कियों, जल्दी से अपना होलिया दुरुस्त करो, हम बाहर जा रहे हैं। वफ़ा LED के सामने खड़ी हुई थी। रियली, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रुबाब ने रिमोट को साइड पर फेंकते कहा।
جہاں آپ لوگ دونوں کہیں گی ہم وہاں جائیں گے۔ وفا نے پیار سے کہا، اوکے، تو انتظار کس بات کا ہے، چلیں۔ رباب بیڈ سے چھلانگ لگاتی باہر بھاگنے کو تھی جب بھابھی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ارے ارے، ایسے نہیں، پہلے آپ اپنا حلیہ درست کریں۔ رباب شاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس ننگے پاؤں ہی بھاگی تھی۔ اسے شروع سے ہی آؤٹنگ خوب پسند تھی۔ رباب اپنا حلیہ دیکھ کر خود ہی ہنسی تھی۔ سوری، میں ایکسائٹمنٹ میں بھول ہی گئی، ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ رباب ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ اب کے وفا نے لریب سے کہا جو کہ LED پر نظریں جمائی تھی، لریب آپ بھی جائیں اور تیار ہو جائیں۔ بھابھی میں کیا کروں گی، جا کر آپ لوگ جائیں اور انجوائے کریں۔ لریب نے کہا تھا، بالکل نہیں، آپ نے پچھلی بار بھی ایسا ہی کہا تھا، اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وفا نے اس کے انکار کو صاف کو ضائع کیا تھا، پر بھابھی اس سے پہلے کہ لریب کچھ کہتی، رباب اس کو ایسے ہی کھڑی دیکھ کر چیخی تھی، لریب آپ ابھی یہیں کھڑی ہیں، جائیں، جا کر ریڈی ہو جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ رباب وہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، رباب شاہ نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا، جس پر لریب مسکرائی تھی۔ اوکے، میں 5 منٹ میں آتی ہوں، لریب نے حال مان کر کہا، آپ کو جتنا ٹائم لینا ہے لے لیں، لیکن ہم گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وفا نے کہا تھا، سب گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی وفا نے پیچھے کا دروازہ کھولا تھا۔ رباب نوٹ کو لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر معیز کی جگہ۔ دلاور کو دیکھ لریب نظریں جھکا گئی تھی۔ چلیں، دلاور نے سب سے اجازت مانگی۔ یس، رباب اور وفا نے مشترکہ کہا تھا، جس پر دلاور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی فراٹے پھرتے مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس عرصے میں دلاور نے مرر سے 1-2 بار لریب کو دیکھا تھا، جو سر جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورشا مرر سے نظر آتی گاڑیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی دلاور کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ننھا ملائم ہاتھ اپنے گرفت میں لیا تھا، جو کہ ابھی بھی اپنے شگل میں مصروف تھی۔ اوکے، تو بتائیں کہاں چلنا ہے؟ دلاور کے پوچھنے پر وفا نے جواب دیا، جہاں آپ لے جائیں دیور جی، ہر بجے تو آپ لائی ہیں، سو آپ ہی ڈیسائیڈ کریں۔ میں بتاتی ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے کلفٹن چلتے ہیں، پھر کسی بھابھی کے فیورٹ آئس بار چلتے ہیں۔ رباب شاہ کے مشورے پر سب نے ایگری کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کلفٹن گھومنے کے بعد اب سب آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لریب، آپ کو کلفٹن کیسا لگا؟ ویسے آپ پہلی بھی بھابھی کے ساتھ آ چکی ہیں۔ رباب کے پوچھنے پر لریب نے کہا، بہت اچھا، بہت سکون ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، چلتی ٹھنڈی ہواؤں میں، اور رباب پتہ ہے، ہر بار ٹھنڈے پانی میں اتر کر ایسا لگتا ہے جیسے سمندر ہمیں اپنی اور بلا رہا ہے۔ یہ تو سچ ہے لریب، سمندر انسان کو اپنی اور کھینچتا ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ آگے مت جائیں، وفا نے لریب سے کہا تھا۔ دوبارہ تو میں نے لریب کو بازو سے پکڑ کر ہلایا، ورنہ یہ میڈم تو چلی تھی سمندر پر۔ رباب نے ہنس کر بتایا۔ اچانک وفا کی نظر آئس بار کے باہر نظر آتی چائے شاپ پر پڑی، جو شاید نیا لگ رہا تھا کیونکہ وفا وہاں اکثر آتی تھی۔ دلاور، یہ کیا نئی شاپ بنی ہے؟ وفا نے دلاور سے پوچھا۔ اس نے وفا شاہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جی بھابھی، یہ شاپ ابھی مکمل ریڈی نہیں ہوئی، نیکسٹ ویک اس کی اوپننگ ہوگی، دلاور نے انفارمیشن دی۔ ہم کو پتہ ہے لریب بھابھی کو چائے بہت پسند ہے، اس لیے ان کی نظر تو ہمیشہ چائے شاپ پر ہی رہتی ہے۔ کراچی کا کوئی چائے شاپ نہیں چھوڑا جہاں سے بھابھی نے چائے نہیں پی، رباب شاہ نے لریب کو بتا کر وفا سے پوچھا تھا۔ ویسے بھابھی، کراچی میں آپ کو کہاں کی چائے پسند ہے؟ رباب شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ مزار قائد روڈ پر اجمل چائے شاپ ہے، اس کی چائے سب سے بیسٹ ہے، وفا شاہ نے پرجوش انداز میں اجمل چائے شاپ کی کمرشل دی تھی۔ ارے بھابھی، آپ اجمل چائے کو چھوڑیں، میں ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں کمال کی چائے بنتی ہے، اور آپ نے آج تک ایسی چائے نہیں پی ہوگی، دلاور کے بتانے پر وفا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھابھی نے کبھی کراچی کی کسی شاپ کی چائے پی نہ ہو، رباب کے کہنے پر دلاور مسکرا کر کہا، جی رباب، بھابھی نے تو کہا ہماری فیملی نے بھی کسی سے ایسی چائے نہ پی ہوگی، ایسا کیا خاص ہے اس چائے میں اور کہاں سے ملتی ہے؟ وفا نے تجسس سے پوچھا۔ وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ ملازم ہونے کے باوجود وہاں چائے شاپ کا اونر پیش کرتا ہے، اور دوسری بات تو بہت خاص ہے، دلاور نے مزے سے کہا۔
دوسری بات تو بہت خاص ہے، دلاور نے مزے سے بتایا۔ کیسی بات؟ خاص بات اس کے اب کے رباب نے بھی انٹرسٹ لیا، جبکہ لاریب آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ فرقان دلاور کی بات پر تھے۔ وہاں کپ میں چائے کی بجائے ابلا ہوا پانی دیا جاتا ہے، جبکہ اسی ٹرے میں دودھ، چینی پتی الگ سے دیا جاتا ہے اور ان سب کو خود مکس کر کے پیا جاتا ہے۔ دلاور نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے لاریب پر نظر جمائی تھی، جبکہ اسی بات پر لاریب کو بہت بڑا دھوکا لگا تھا۔ کیا ہوا لاریب، آپ ٹھیک ہے؟ دلاور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ لاریب انہیں پانی پلائیں، رباب انہیں پانی پلائیں۔ وفا کے کہنے پر رباب شاہ نے پانی کا گلاس لاریب کے منہ کو لگایا، جبکہ لاریب نے پانی پی کر پھیکی آنکھوں سے دلاور کو دیکھا۔ اتو لگنے کی وجہ سے لاریب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خفگی تھی، جس سے محظوظ ہو کر دلاور نے کہا تھا، مس لاریب، کبھی وقت نکال کر آپ بھی چلیے گا بھابھی کے ساتھ۔ آپ نے بھی ایسی ترنگی چائے کبھی نہ پی ہوگی، آخر کو آپ کو ہونا وہاں ضروری ہے۔ رباب شاہ اور وفا شاہ کو مد نظر رکھ کر وہ فوراً بولا تھا، آپ کراچی میں مہمان ہیں تو آپ کو تو وہ ترنگی چائے پینا فرض بنتا ہے۔ جس پر لاریب نے خفگی سے نظریں موڑ لی تھی۔ رباب شاہ کے فون کرنے پر لاریب گھر جلدی آ گئی تھی۔ رباب سے اسے پتہ چلا کہ پھپھو انکل معیز بھائی اور بھائی بھی توقیر شاہ کے کسی قریبی کی ڈیتھ پر ملتان گئے ہیں، اور دلاور حسب معمول حیدرآباد ہی تھا۔ وہ بچی کو وہ دو ڈرپوک لڑکیاں جو شام کے 5 بجے ہی رات کے لیے گزرنے سے ڈر رہی تھیں، رباب شاہ نے آج تک رات اکیلے نہیں گزاری تھی۔ اس بار پھپھو اسے لاریب کے سہارے چھوڑ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے لاریب کو ہر حالات میں بہادر پایا تھا۔ وہ مطمئن تھی، یہ نہ جانے بغیر کہ لاریب بھی اکیلے رات گزارنے سے ڈرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب ملازمین اپنے گھر جا چکے تھے، اب بس چوکیداری تھا۔ وہ دونوں رباب کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ کوئی مووی دیکھ کر نیند آ سکتی ہے، ایسا سوچتے انہوں نے LED آن کی تھی۔ کافی دیر چینل بدل بدل کر دونوں تھک گئی تھیں۔ لاریب، یار کوئی بھی پروگرام اچھا نہیں آ رہا۔ رباب نے اکتا کر LED بند کر دی تھی۔ تو ایسا کرتے ہیں، کافی بنانے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے آنے تک کوئی اچھا سا پروگرام آ جائے۔ لاریب کے مشورے سے وہ کافی بنانے کچن میں آئی تھی۔ واپس آ کر جب انہوں نے ٹی وی آن کیا تو یہ کیا، لیٹ نائٹ کی وجہ سے تمام چینل پر اسلامک پروگرام چل رہے تھے، صرف ایک چینل پر انگلش مووی چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کو وہ مووی دیکھتے ہوئے جب انہوں نے احساس ہوا کہ وہ مووی ہارر تھی۔ ہارر سین دیکھ کر دونوں بری طرح ڈر گئی تھیں، مگر یہ بات لاریب نے رباب پر عیاں نہ کی تھی۔ لاریب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رباب شاہ نے ٹی وی پر نظر جمائے کانپتی آواز سے کہا، اگر اتنی ہارر مووی دیکھو گی تو ڈر تو لگے گا ہی نہیں۔ لاریب نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کیا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی ہے رباب، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے، لاریب نے کہا۔ اوکے، مگر ہم لائٹ آف نہیں کریں گے، رباب نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھیں کہ لاریب کو رباب کی ڈری ہوئی آواز آئی، لاریب، مجھے پانی چاہیے، یہاں تو جگ میں پانی ہوگا، پی لو۔ لاریب نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف اشارہ کرتے کہا، لیکن اس میں پانی نہیں ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ رباب نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ اب وہ دونوں ڈرتے ہوئے پانی لینے کچن میں آئی تھیں۔ لانچ کی تمام لائٹس آف تھیں۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کچن میں گئیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے جین نکل آئے گا۔ پانی لے کر وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی، جس پر وہ دونوں لرزک کر رہ گئی تھیں۔ دونوں سیڑھیوں میں کھڑی ایک دوسرے میں گھسی جا رہی تھی۔ رباب تو پوری لاریب سے لپٹی ہوئی تھی، ڈر کے مارے لاریب کے ہاتھ میں موجود جگ سے پانی کی بوندیں جھلک کر زمین پر گری تھیں۔ ان گرتی بوندوں کی آواز پر دونوں مزید ڈر گئی تھیں۔ اب کسی کے قدموں کی آواز انہیں اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس سے ہلنا بھی مشکل تھا۔ آنے والا شخص ان کے قریب آ کے رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ کرتا، لاریب نے ہمت کر کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ اتنا ہی نہیں، لاریب نے زور زور سے جگ اس کے کندھے پر مارا تھا، جس پر وہ شخص کڑا کر ان کے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب لاریب نے چوکیدار کو اپنی مدد کو بلایا۔ بھوت بھوت بھوت، بشیر چاچا اندر آئیں، ہمارے گھر میں بھوت گھس آیا ہے۔ رباب شاہ نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھلتا، چوکیدار رباب کی آواز کو فالو کرتا اندر آیا تھا، اور اس کی ٹارچ کے ذریعے لاریب کو اندازہ ہوا تھا کہ وہاں کوئی بھوت نہیں، البتہ چور ضرور تھا۔
वही चाचा, ये भूत नहीं चोर है, लारैब ने अपनी शहादत दिखाते हुए कहा। जिस पर चौकीदार ने इस शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया था। चौकीदार ने उससे चंद मुक्के रसीद किए थे जब वो शख्स जोरदार आवाज़ में डा रहा था, वही चाचा छोड़ो मुझे, ये मैं हूँ दिलावर। दिलावर की आवाज़ पर चौकीदार ने फौरन उसको छोड़ा था और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर की थी। दिलावर का चेहरा देखकर और जहाँ रबाब शाह ने सुकून का सांस लिया था, वहीं रबाब को अपना सांस रुकता हुआ वहाँ लारैब को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। माजरत छोटे बाबा, मैंने आपको देखा ही नहीं। चौकीदार बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। लाइट्स ऑन करें सारी। एक बार फिर वो किसी शेर की तरह डरा था, जिस पर चौकीदार ने भागकर सारी लाइट्स ऑन की थी। पूरा का पूरा लॉन्च रोशन हुआ था, सारा मंजर साफ हुआ था। नवाब शाह दिलावर को देखकर फौरन उसके गले आ लगी थी। दिलावर बाबा, हमें रबाब शाह के चिल्लाने पर हमें लगा कि चोर आ गया है। उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ आ गए। ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें और हाँ, बिना चेहरा देखे हमला करना गलत बात है, आइंदा ख्याल रखिएगा। उसके समझाने पर चौकीदार सर हाँ में हिलाता बाहर निकला था, भागा था। थैंक गॉड भाई आप हैं, पता है मैं कितना डर गई थी। रबाब के कहने पर दिलावर ने खुफकी दिखाते उससे खुद से दूर किया था। चौकीदार के जाने के बाद अब बारी इन दो शेरनियों नुमा भीगी बिल्लियों की थी। भाई पानी। रबाब ने डरते हुए पानी का गिलास दिलावर की तरफ बढ़ाया, जो कि सोफे पर बैठा अपना कंधा सुधार रहा था। पूरा जग पानी का खा चुका हूँ, आपको अभी भी लगता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है? दिलावर ने पहले खुद को फिर लारैब को देखकर एक-एक लफ्ज़ चबाकर कहा था, जिस पर लारैब शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। भाई, हमें सच में नहीं पता था कि वो शख्स आप हैं। अंधेरे में आपका चेहरा भी नहीं देख पाए। वैसे भी हम पहले ही डर गए रही थी कि ऊपर से आप इस तरह अचानक सामने आ गए। रबाब ने सफाई देना चाहा। मैं भी तो आप दोनों के लिए ही कराची आया हूँ। भाभी ने बताया था कि आप दोनों के लिए है, ये जानकर सब छोड़कर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप डरती हैं और यही है इन मोहतरमा के डरने की बात। तो अगर ये डर रही होती तो वो झांसी की रानी बनकर मुझ पर अटैक ना करती। दिलावर अब खड़ा होकर बाकी क्लास ले रहा था जब दूसरी तरफ दीवार से लगी लारैब को उसकी बात पर गुस्सा आया था, जो कब से अपनी गलती पर नादम होने की बजाय सर झुकाए दिलावर को सुन रही थी। अब वो भी बोल पड़ी थी। क्या क्या कहा आपने? झांसी की रानी? हाँ, अगर आप यूं आधी रात छुप कर चोरों की तरह आएंगे तो सामने वाली बंदी झांसी की रानी नहीं बनेगी तो और क्या करेगी? दिलावर और उसकी बात सुनकर उसकी तरफ पलटा था और बिल्कुल उसके करीब जाकर खड़ा हुआ था। लारैब, जो पहले ही दीवार के साथ खड़ी थी, उसको अपने करीब देखकर दीवार से जा लगी थी। उसको सिमटता देख दिलावर ने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द दीवार पर टिकाए तो मजीद उसके करीब हुआ था। तो आपके कहने का मतलब है कि आप सच में झांसी की रानी हैं? तो सुनिए मिस झांसी की रानी, ये मेरा घर है और दिलावर शाह किसी भी वक्त कभी भी कहीं भी आ सकता है, बिना वक्त की पाबंदी और इजाज़त के बगैर। वो जो गुस्से में नासमझी से बोल पड़ी थी। दिलावर को अपने इतने करीब पाकर उसके छक्के छूटे थे। लारैब का सांस एक लम्हे को रुका था, दिल शायद धड़कना ही भूल गया था। दिलावर उसकी मोटी मोटी आंखों में देखते काफ़ी कुछ बोल रहा था, पर लारैब को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी हालत गैर होती देख रबाब शाह ने मुदाखलत की थी। ओ भाई, मान लिया आप सही और हम गलत है, अब बस भी करें, ये कोई टाइम है कचहरी लगाने का? रात बहुत हो गई है, सुबह बात करते हैं। रबाब ने दिलावर को लारैब से दूर करते कहा, जबकि दिलावर अपने कमरे में चला गया था। उसके जाते ही लारैब का रुका सांस बहाल हुआ। कमरे में आकर रबाब तो सुकून से सो गई थी, मगर लारैब दिलावर को सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर उसके साथ क्या हुआ था। सुबह वो बिना नाश्ता किए ही बिना ही ऑफिस के लिए जल्दी निकल आई थी, न जाने क्यों, पर रात को उसे जाना क्या हुआ था। आज तक किसी को भी लेकर लरैब का दिल बेकाबू नहीं हुआ था, मगर दिलावर को लेकर वो ऐसा क्यों सोच रही थी? वो दिलावर का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझकर वापस भी लेट ही आई थी। 6:30 बजे पर वो घर पहुंची थी। मेन गेट से वो अंदर आ रही थी कि ब्लैक कलर की BMW को सामने से आता देख लरैब के हवास खता हुए थे। उसने डरते हुए मजबूती से अपनी आंखें बंद की थी। ठीक 2 सेकंड बाद लरैब ने अपनी आंखें खोलकर दोबारा को देखा तो गाड़ी बिल्कुल उसके पास रुकी थी। फ्रंट सीट पर की विंडो से सर बाहर निकालकर दिलावर ने शरारती अंदाज में कहा था, डोंट वरी मिस झांसी की रानी, मैं बिना चेहरा देखे किसी पर अटैक करना जायज़ नहीं समझता। वैसे भी बिना जुर्म के किसी पर अटैक करना झांसी की रानी का फलसफा है, दिलावर शाह का नहीं। अपनी बात मुकम्मल करता दिलावर
गाड़ी साइड से निकालता जा चुका था। रैब की गुलाबी कटदार होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। वो लोगों के वापस आने पर सब पहले जैसा हो गया था। अगर कुछ पहले जैसा नहीं था तो वो था लड़ैब का दिल, जो दिलावर को देखकर बेसों की स्पीड पकड़ने लगा था। वो दिलावर से कतराने लगी थी। शायद वो अपने दिल का हाल समझ चुकी थी, पर वो ऐसा कोई ख्वाब देखना नहीं चाहती थी जिसको हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि वो अपने और दिलावर के दरमियान के फासले को समझती थी। फूफो के कहने पर लारैब ने वफा की हेल्प के लिए ऑफिस से छुट्टी की थी। वो सुबह से ही किचन में खड़ी वफा की हेल्प करवा रही थी जब रबाब शाह भी वहीं आ गई। भाभी, ये कौन से गेस्ट आ रहे हैं जिनकी खातिर मदारत के लिए अंकल ने खुद हदायत की है? लारैब के सवाल पर आप वफा के मुस्कुराकर रबाब शाह को देखा, जिस पर वो नजरें झुका गई थी। अरे आपको नहीं पता, आज हमारी नखरेली और प्यारी सी रबाब साहब के ससुराली आ रहे हैं। लारैब को जानकर हैरत हुई, क्योंकि रबाब ने उसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। रबाब के ससुराल वाले? लारैब ने कंफर्म किया। जी, बाबा के दोस्त के इकलौते फर्जंद, जो कि दिलावर के क्लास फेलो थे। रबाब से बचपन से ही वो रबाब का हाथ मांगते रहे, मगर बाबा हर बार उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए वेट का बोलते, मगर आज वो लोग बाबा के से रबाब के निकाह की डेट फाइनल करने आ रहे हैं। दरअसल सरिक को बिजनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना था, इसलिए उनका चाहना है कि जाने से पहले वो निकाह की रस्म अदा करें। वफा के तफसील से बताने पर जहाँ लारैब को खुशी हुई थी, ये बहुत अच्छी खबर है, मगर इस गुनी ने मुझे आज तक इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया। वैसे कहो तो ये मैडम आज शर्माई शर्माई क्यों लग रही फिर रही है? लारैब के ने प्यार से रबाब के बालों के लिट खींचती थी। आह, क्या कर रही है लारैब? मेरे मजलूम बालों पर जुल्म क्यों कर रही हैं? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। रबाब के एक्टिंग से कहने पर वो तीनों एक साथ हंसी थी। हूँ तो मसूफ का नाम ज़रिक है। फिर तो मैं भी अपने होने वाले भाई से मिलना चाहूँगी सर। हम भी तो देखें वो कौन सी बहादुर है जिन्होंने हमारी रबाब को चाहने की हिम्मत की है। क्या वो आ रहे हैं आज? लारैब ने तजस्सुस पर दोनों मुस्कुराई थी। नहीं, वो आज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप नकाब पर मिल लेना। वफात के कहने पर लारैब का मुंह उतरा था। भाभी, आपका सारा सामान आ गया है, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो नईम से कहिएगा। दिलावर उसके पीछे कब का खड़ा हुआ उन्हें था, उसे अंदाज़ा ही नहीं था। लारैब का दिल जोर से धड़का था। ज़रिक की फैमिली और तो की शाह की इजाज़त से रबाब का निकाह अगले हफ्ते तय हुआ था। उनके जाते ही फूफो परेशानी से इधर उधर बुखलाई फिर रही थी। वो सोच कर कान हो रही थी कि इतनी जल्दी सब कैसे होगा। फूफा, परेशान ना हो, मैं ऑफिस से छुट्टियां लूँगी, फिर सब मिलकर कर लेंगे। लारैब ने उन्हें हौसला देना चाहा। नहीं बच्चे, आपने आज भी छुट्टी की है और मैं नहीं चाहती कि आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। कोई मसला नहीं होगा। मैंने आज से पहले बहुत कम छुट्टियां की हैं, इसलिए मुझे बआसानी छुट्टियां मिलेंगी। वैसे भी रुबाब मेरी बहन है, इसके निकाह की तैयारी मैं खुद करूँगी। लारैब के पर जोश होने पर वो मुस्कराई थी। वादे के मुताबिक लारैब ने 4 छुट्टियां की थी। रबाब का हर काम लारैब के ज़िम्मे था। कार्ड्स वगैरह, शॉपिंग, हर काम में रबाब वफा शाह के साथ थी। फूफो और वो रबाब के ससुराल वालों के कपड़े लेने बाजार आए थे। बाहर लाने जाने का काम नईम का था। दिलावर उसके अलावा किसी और पर भी यकीन नहीं करता था। लेडीज सूट लारैब और जेंट्स के सूट नईम की पसंद के थे। फूफो ने लारैब के मना करने के बावजूद भी उसे एक अदद खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी दिलाई थी कि रबाब शाह के निकाह में एक ही दिन था। आधे मेहमान आ चुके थे और कुछ डायरेक्ट फंक्शन पर ही आने थे। घर में हर जगह गहमा गहमी थी। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ थे। आखिर को तो कीशा की इकलौती बेटी का निकाह था। वैसे भी दोनों भाइयों की जान रबाब शाह में बसती थी, इसलिए वो अपने ऑफिस को भुलाए निकाह की तैयारी में मसरूफ थे। नायब का मन था कि काश मामा भी वहाँ होती और इन सब से मिलकर जानती कि वो कितनी गलत थी। उसका शिद्दत से मोमना बेगम से दिल मिलने का दिल था, मगर ये ख्वाहिश वो अपने दिल में दबा के रह गई थी। मामा का इन सब से बुरा सलूक याद करके उसका हौसला ही नहीं पड़ता था कि वो अपने दिल की बात किसी से कहती। लारैब मेहमानों के लिए चाय बनाने में मगन थी जब रबाब ने अपने पीछे से आकर गले लगा लिया था। रबाब के चुकने पर रबाब शाह ने कहा था, अरे डरे नहीं, मैं हूँ, तुमने तो डरा ही दिया था। लारैब ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा क्या देख रही हो भाई, मैं लारैब हूँ, ज़रिक नहीं। रबाब को मुसलसल अपनी तरफ देखकर लारैब ने शरारत से कहा था, देख रही हूँ, आप वही हैं जिनको गलत समझकर मैंने नफरत करने की
غلطی کی تھی، مگر آپ ہیں جو مجھے بہن بن کر میری اتنی ہیلپ کر رہی ہیں، تھینک یو ربا۔ اللہ رحم، آپ نہ ہوتی تو شاید میں کم لائی پھرتی۔ رباب شاہ کے جذباتی ہونے پر لریم دھیرے سے مسکرائی تھی۔ تم بہت سمجھدار ہو رباب، سب سنبھال لیتی ہوں، اور دوبارہ تھینکس مت بولنا۔ اچھا، مان لیتی ہوں۔ ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ رباب نے فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالا تھا۔ کیسی خبر؟ یہی کہ کل آپ کی ماما آ رہی ہیں۔ دراصل 3 دن پہلے ماما نے ان کو انوائٹ کیا تھا، مگر ان کے آنے کا کنفرم نہیں تھا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ آج انہوں نے کال کر کے اپنے آنے کا بتایا۔ رباب نارمل انداز میں کہتی جوس پینے لگی، جبکہ لریب کو کافی حیرانی ہوئی تھی۔ ماما آ رہی ہے؟ لریب نے سوالیہ نشان چھوڑا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں جانتی تھی آپ بہت خوش ہوں گے، آخر اتنا ٹائم جو ہو گیا ان سے ملے۔ رباب کے مسکرا کر کہنے پر لریب نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ کچھ نہ ملنے پر لریب بولی تھی، رباب ماما کے بیہوے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے… جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، مگر لریب امی کے رشتہ داروں میں ایک وہی آتی ہیں، ان کو بلانا تو ضروری ہے نا۔ اور مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے آپ جیسی پیاری بہن جو دی ہے۔ رباب شاہ نے لریب کا گال چوما تھا، جس پر دونوں مسکرائی تھی۔ شام کے 7 بجے پھوپھو نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پھوپھو آئیے، پھوپھو آپ نے بلایا یہ بچے۔ دراصل نور کی طبیعت مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہی۔ وفا اور معیز ان کے والدین کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے ہیں، اس لیے اگر آپ فری ہیں تو نور کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ جی پھوپھو، میں لے جاؤں گی، مگر ہے کہاں وہ؟ لریب نے نور کو پھوپھو کے پاس نہ پا کر پوچھا۔ وہ اپنے دادا کے پاس ڈائننگ روم میں ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، آپ کو دلاور لے جائے گا۔ دلاور کا نام سنتے ہی لریب کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر پائی تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ جب اچانک وہ کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی تھی۔ لریب اس کے اچانک تصادم پر بکھلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، دلاور نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا تھا۔ وہ دلاور کے سینے سے جا لگی تھی۔ دلاور کے کپڑوں سے اٹھتی مہک اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر گئی تھی، جبکہ لریب کو خود کے قریب محسوس کر کے دلاور کا دل بھی ایک لمحے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا، جس پر لریب اپنا دوپٹہ اور سانس درست کرنے لگی۔ خیریت ہے جو آج کل جھانسی کی رانی بکھلائی پھر رہی ہے؟ دھیان کہاں رہنے لگا ہے آپ کا؟ دلاور نے شرارت سے کہتے لریب کی نظروں میں جھانکا تھا، جس پر لریب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص اسے اتنا دل فریب، اتنا خوبصورت اس سے پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ دلاور کے ہونٹوں پر نظر پڑتے دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، دلاور نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، میں بس اپنے دھیان میں تھی۔ لریب کے کہنے پر دلاور نے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ اینی وے، نور کو لے کر میں باہر۔ دلاور اور کہہ کے رکا نہیں تھا، جس پر لریب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گاڑی کسی بڑی سی بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ یہ کراچی کا فیمس چائلڈ کلینک تھا۔ دلاور نے پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر لی تھی، جس وجہ سے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹرس نے انہیں روم میں بلایا۔ لریب نور کو اٹھائے دلاور کے پیچھے چلی۔ دلاور نے نوٹ کیا تھا کہ لریب بار بار اپنی چادر درست کرنے کو مزید درست کر رہی تھی۔ لریب سوائے آفس کے ہر جگہ چادر لے کر جاتی تھی۔ دلاور کو ایسی لڑکیاں بہت پسند تھیں، اور دلاور نے آگے بڑھ کر نور کو لریب سے لے لیا تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ آس پاس سے گزرتے لوگ ایک بار تو انہیں مڑ کر ضرور دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ساتھ چلتے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ ڈاکٹرس کے پاس پہنچ کر دلاور نے نور لریب کو پکڑا دی تھی۔ ڈاکٹرس کے پوچھنے پر لریب نے نور کی ساری کنڈیشن انہیں بتائی تھی۔ ڈاکٹرس نے لریب کی ساری بات تحمل سے سننے کے بعد نور کا بخار چیک کیا اور میڈیسن لکھ دی تھی، جو کہ اسی کلینک سے ملنی تھی۔ وہ نکلتے ہی نور کو دلاور نے واپس لے لیا تھا۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر کھڑے میڈیسن لے رہے تھے، جب پاس کھڑی نرس نے نور سے پیار کرتے کہا تھا، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، لگتا ہے اپنی ماما پر گئی ہے۔ نرس نے لریب کی طرف اشارہ کرتے دلاور کو کہا تھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نظریں ملتے ہی دونوں نے اپنی نظریں پلٹی تھی۔ تھینکس، دلاور پے کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ لریب میڈیسن اٹھاتی اپنے دل و چادر سنبھالتی آگے اس کے پیچھے
چل دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو مومنہ بیگم بھی پہنچ چکی تھی، جنہیں نعیم نے ایئرپورٹ سے پک کیا تھا۔ کافی دیر بعد کو دیکھ کر لڑائب کافی ایموشنل ہو گئی تھی، ان کے گلے لگتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ بے شک بچپن سے ہی اسے مومنہ بیگم سے وہ پیار اور توجہ نہیں ملی تھی جس کی وہ حقدار تھی، مگر تھی تو اس کی بیٹی ہی نہ، انہوں نے بھی اسے سینے سے لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ لڑائب کو محسوس ہوا تھا کہ مومنہ بیگم کافی بدل چکی ہے۔ وقت و حالات نے انہیں باور کرا دیا تھا کہ اصلی دولت پیسہ نہیں، اولاد اور رشتے ہوتے ہیں۔ مومنہ بیگم کے ساتھ سب کا اچھا سلوک دیکھ کر انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ تو ان کے قدموں میں پیچھے جا رہی تھی۔ مومنہ بیگم کتنا بدل چکی تھی، اس بات کا احساس نیلم شاہ کو تب ہوا جب وہ مومنہ بیگم نے ان سے اپنے تمام کیے برے سلوک اور رویے کی معافی بلا جھجک مانگی تھی۔ اگر پہلے والی مومنہ ہوتی تو ان سب کا اچھا سلوک ان کا بلند اخلاق نہیں بلکہ اپنے رتبے کا رعب سمجھ کر پھرتی، مگر اس کے برعکس تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ مومنہ؟ میں بھلا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ تو میرے اکلوتے محروم بھائی کی محبت ہے، اگر آپ اس طرح معافی مانگیں گی تو ان کی روح بے چین ہوگی، اور ویسے بھی اپنوں سے کوئی ناراض ہوتا ہے کیا؟ نیلم شاہ نے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ مومنہ بیگم ان کے اور نواب شاہ کے کیے بہت سے گفٹس لائی تھی، جسے لیتے ہوئے نیلم شاہ کو اپنے بھائی کی یاد آئی تھی اور ان کی آنکھیں بھری تھی۔ فنکشن آلموسٹ شروع ہو چکا تھا، سب تیار ہو کر لان میں جا رہے تھے۔ نکاح گھر کے لان میں ہی تھا۔ رباب نے پارلر سے آتے ہی لڑیب کی کلاس لی تھی، جو ابھی بھی سادہ سے حلیے میں مہمانوں کی خدمت میں لگی تھی۔ رباب اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ لڑیب مسکرا کر سر سے پاؤں تک رباب کا جائزہ لے رہی تھی۔ وائٹ کامدار میکسی پر محروم بھاری کامدار دوپٹہ، سر پر ٹکائے بال ایک طرف ٹکائے خوبصورت جویلری پہنے بہت جچ رہی تھی، اور لڑیب کو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑیب نے نظروں میں ہی اس کی نظر اتاری تھی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، جس پر رباب چپکی تھی۔ تبھی بھابھی نے بھی اس کو ڈانٹ کر تیار ہونے بھیجا تھا۔ زری کی فیملی آ چکی تھی سب۔ لڑیب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی، جب اندر کسی کام کے لیے آتے دلاور کی نظر سیڑھیاں اترتی لڑیب پر پڑی تھی۔ سگری سٹائلش لانگ فراک پہنے، لمبے گھنے بال کھول کر پشت پر ٹکائے چھوڑے وہ آوارہ لٹیں جو کہ بار بار لڑیب کو تنگ کر رہی تھی، مناسب سا میک اپ کیے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے جو کہ ہل کر لڑیب کے گالوں کو چھو رہے تھے، دوپٹہ کندھوں پر ٹکائے، مناسب سی ہیل پہنے لڑیب دلاور کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آج تک لڑیب کو بنا دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ دلاور نے آج تک اس کے سلکی اور لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ دلاور سب بھلائے اس کو دیکھنے میں مصروف تھا، جب نعیم نے آ کر اسے ہلایا تھا وہ نہ جانے کب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی باہر مولوی صاحب آ گئے ہیں، انکل آپ کو بلا رہے ہیں۔ نعیم کے کہنے پر وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ اچھا آپ چلیں، میں بس آتا ہوں۔ اسے نعیم کی دخل اندازی پسند نہیں آئی تھی۔ دلاور نے پلٹ کر سیڑھیوں کی اور دیکھا، مگر لڑیب وہاں سے جا چکی تھی۔ نکاح کے وقت مقیز اور دلاور دونوں کی آنکھیں بھری تھیں۔ اگلی کل ہی کی بات تھی جب یہی رباب شاہ ان سے ڈول اور ڈول ہاؤس کی ڈیمانڈ کیا کرتی تھی، نہ جانے وہ کب اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں ساری دعائیں دی تھیں، جبکہ رباب شاہ ان دونوں کے گلے لگے بہت دیر تک روتی رہی۔ ان تینوں کو دیکھ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھری تھیں۔ چلیں بس اب رونا بند کریں، میک اپ خراب ہو گیا تو ڈائیں لگیں گی، زری بیچارے کو دیکھ کر بھاگ ہی جائیں گے۔ دلاور نے رباب کے سر پر پیار بھری چین لگائی تھی، جس پر رباب نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے، اس کی اتنی تیزی پر سب ہنسے تھے۔ وفا، لڑیب، شفا اور تمام کزنز نے رباب شاہ کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ زری نے اسٹیج پر آ کر بیٹھنے سے رباب شاہ بری طرح چپکی تھی۔ اس کو خود میں سمٹے دیکھ زری کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ رباب شاہ کی حالت سے محظوظ ہوتا زری مزید ان کے پاس ہو کر بیٹھا تھا، جس پر رباب مزید سر جھکا گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ جہاں رباب خوبصورت کا مجسمہ لگ رہی تھی، وہیں زری بھی سفید سوٹ پر سفید کامدار پرنس کوٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وفا شاہ اور معیز شاہ ریڈ کلر کے ڈریس پہنے جچ رہے تھے۔
जबकि नूर रेड शरारा पहने घूम घूम कर खिलखिला रही थी। हर तरफ खुशी का समा था, मगर लहराए उदासी मेहमानों को देखकर का भीड़ में दिलावर को तलाश कर रही थी। उसने एक बार भी उसे नहीं देखा था और ना ही दिलावर ने उसे देखा था। ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि दिलावर ने कितनी भरपूर और गहरी नजरों से उसका जायजा लिया, तो वो वहाँ उसे ढूंढने की बजाय एक जगह टिकी होती। लहराए, आप यहाँ क्यों, क्या कर रही है? ऊपर आए, वो फोटोज बनवाए वहीं इसने हाथ बढ़ाकर कहा था, जिस पर लहराए मुस्कुराती गिफ्ट पकड़े हुए इसका हाथ थामकर स्टेज पर आई थी। और पिक्स बनाने के बाद लहराए वो जरी को जवाब और जरी को गिफ्ट दिए। मुइज़ ने जरी के से उसका तारुफ करवाया, हमारी छोटी बहन कहकर करवाया था, और लारैब को बहुत अच्छा लगा था। ये सच था कि लारैब ने सबकी तरह मुइज़ के दिल में भी अपनी एक जगह मजबूत बनाई थी। वो स्टेज से नीचे उतरी थी कि जब उसकी नज़र इस जाने दुश्मन पर पड़ी थी, जो कि ब्राउन सूट में मजबूत स्किन शाल स्टाइल से ओढ़े बेहद दिलकश लग रहा था। दिलावर नईम से कोई ज़रूरी बात कर रहा था, जब उसे अचानक खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई थी, पर उसके पास इतना भी वक़्त नहीं था कि वो जानता कि उसे कौन देख रहा है। दूसरी तरफ दिलावर का कला रेब को नूर देखना उसे म्यूज़ कर गया था। पुप्पो सब से लारैब को मरवानी थी। लारैब को सब घर वालों की तरह से मिलती बेतहाशा इज्जत को देख मोमना बेगम को बहुत अच्छा लगा था। रात के 2 बज रहे थे, सारे मेहमान जा चुके थे। लारैब भी किचन समेट कर फ्री हुई तो लारैब तो काफ़ी थक चुकी थी। वो चेंज करने की घर से कमरे में जा रही थी। लारैब थकावट की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कानों की बाहरी झुमकों से याद कर रही थी। तभी दिलावर अपने ध्यान में मोबाइल यूज़ करता सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। लड़ैब की इस पर नज़र पड़ते ही दिल ने बच्चों जैसी ख्वाहिश की थी कि दिलावर बस एक बार लड़ैब को देखे। आज सबने ही उसे बहुत सराहा था। इस लापरवाह के लड़ैब ने उसको देखकर अपने कदम नहीं रोके थे। तभी दिलावर उसके पास से गुजरा था। लड़ैब ने दिल से इसी भरी थी, जब अचानक किसी के कान में सरगोशी सुनाई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि झांसी की रानी इतनी खूबसूरत है। ये रंग दोबारा पहनिएगा, अच्छा लगता है आप। दिलावर के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर उसके दिल में हलचल हुई थी, मगर वो रुकी नहीं थी। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती वो शीशे के सामने रुकी थी। वो अपना मुकम्मल जायजा लेते दिलावर के कहे लफ्ज़ों को याद करते उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। दिल जोरों से धड़का था। फौरन दिल पर हाथ रखे उसे स्कूल बख्शने की कोशिश की गई थी। तो क्या दिल आवर ने उसे इतने गौर से देखा था? मगर कब? दिलावर ने तो किरशा के कहने पर अमल और हराम का एडमिशन कराची के कॉलेज में करवाया था। साथ अपने किसी दोस्त के ऑफिस में अमल के लिए पार्ट टाइम जॉब का भी बंदोबस्त किया था। आज सब मुनासिब समझे तो आप भी अब कराची में ही शिफ्ट हो जाए। भाभी अल्लाह माशाल्लाह से अब यहाँ सेटल है। तीनों बच्चों का यहाँ सेटअप हो गया है। आपके लिए वहाँ अकेले रहने में मसला होगा तो किरशा के मुखलिस मशवरे ने उन्होंने दिल से कबूल किया था। मामला मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बात मैं आपसे अभी करना चाहती हूँ। नीलम शाह ने संजीदगी से कहा। कमरे में इस वक्त इन दोनों खतून के अलावा तो किरशा और मोइज़ शाह मौजूद थे। जी बाजी कहिए ना। मामला बेगम अब दिल से नीलम शाह की इज्जत करती थी। दरअसल मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं क्या दे सकती हूँ आपको बाजी? उस्मान के जाने के बाद तो मैं खुद खाली हाथ हूँ। और उनकी आंखें भर आई थी, जिस पर नीलम शाह उठकर मोमना बेगम के पास आई थी और उन्हें हौसला दिया था। आप खाली हाथ कहाँ है मोमना? खुद से आपको 3-3 हीरे अता किए हैं जो हमें चाहिए, वो सिर्फ आप ही दे सकती हैं। नीलम शाह के कहने पर मोमना बेगम ने हैरानगी से पूछा था, ऐसा क्या है बाजी? हमें दिलावर के लिए आपसे हमारी लड़ैब का रिश्ता चाहिए। नीलम शाह के प्यार भरे लहजे में कही इस बात पर मोमना बेगम यकीन नहीं पाई थी। बाजी ममता लरैब मुझे बहुत पसंद है। आपके भाई हो, बल्कि इस घर का हर फर्द लरैब को बहुत पसंद करता है। पता ही नहीं चला कब लरैब ने हम सब के दिलों में घर कर लिया। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए लरैब को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मना मत करना। रबाब के जाने के बाद मैं वफा अकेली हो जाएगी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि लरैब मुस्तकिल यही रहे, मगर बुरे हक से हम इस सबको उसकी आदत
ट्रांसफ़र हो गई है। नीलम शाह की बात पर उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आप पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, आप सोच समझ कर फैसला करिएगा, मगर ये याद रखिएगा कि लड़ाई हमारे घर की बहू बनेगी, ये इस घर के तमाम अफराद की दिली ख्वाहिश है। अब के तकीर शाह ने कहा था, हाँ सर ने मुझे इज़्ज़त दी है इसके लिए बहुत शुक्रिया। दिलावर बहुत अच्छा बच्चा है, उसे अपना दामाद बनाना मेरे लिए शर्फ की बात है, मगर मैं लरैब की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहती। मोमना बेगम काफ़ी देर खामोशी रहने के बाद बोली थी, जी जी, उनकी इजाज़त के बगैर उनकी ज़िंदगी का फैसला करना नाइंसाफ़ी होगी। तो किरशा ने कहा, और दिलावर क्या वो इस रिश्ते के लिए राज़ी है? मोमना बेगम ने अब दिलावर के बारे में पूछा। मनी वो घर पर मौजूद नहीं है, किसी मीटिंग के लिए लाहौर के गए हैं। वैसे भी वो एक समझदार लड़का है, उसकी मर्जी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर लड़ैक से बात करें। वो ईर्ष्या ने बड़े मान से कहा था। मोमना बेगम को सब ख्वाब जैसा लग रहा था। लरैब, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मोमना बेगम ने लरैब से कहा था, जो कि लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी। जी मम्मा, कहीं मैं सुन रही हूँ, लरैब ने टैपिंग करते कहा था। पहले तुम ये सब छोड़कर मेरे पास आकर बैठो। उसकी मसरूफियत को देखकर उन्होंने कहा था, और लरैब के चलते हाथ रुके थे और वो सब छोड़कर उनके पास बेड पर आई थी। मोमना बेगम ने अमल और हलाम के एडमिशन अमल की जॉब का बताया तो लरैब हैरानगी से बोली थी, कॉलेज तक तो ठीक है, मगर अमल की जॉब? मामा, अमल को अभी जॉब करने की क्या ज़रूरत है? दिलावर ने उसकी जॉब क्यों लगवाई? जैसा मैंने ही भाई साहब से सच्ची सी बात की थी। मोमना बेगम ने कहा, लेकिन मामा, अमल के अभी पढ़ने के दिन है, मेरे होते उससे जॉब की क्या ज़रूरत है? लरैब ने फिक्रमंदी से कहा था, वो अमल और दाम अहनाफ से बहुत बहुत प्यार करती थी। उस्मान साहब के बाद तो वो दोनों उसकी जान बन गए थे। रोज़ाना सोने से पहले वो इन दोनों से फ़ोन पर बात करना नहीं भूलती थी। लरैब जॉब पार्ट टाइम है, इससे अमल की पढ़ाई पर भी असर नहीं होगा। और अमल ने खुद मुझसे कहा था कि वो अब बड़ा हो गया है और तुम्हारा हाथ बटाना चाहता है। मगर मामा, लरैब ने मनमनाते हुए कुछ कहना चाहा। लरैब, वो बड़ा हो गया है और कब तक यूं बहन की कमाई पर पलेगा? कल को तुम्हारी शादी हो गई तो अब क्या करेंगे हम? इसलिए मैं चाहती हूँ वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मोमना बेगम ने दूर की सोच से कहा, पर मामा, मैं कौन सा अभी शादी कर रही हूँ? रही उसकी जिम्मेदारी की बात, तो अभी मैं हूँ ना। बस लरैब, अब उसे अपने पाँव पर खड़े होने दो। एहलाम के इंटर के बाद वो भी जॉब करेगी, इस तरह घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। और अब मैं तुम्हारे हाथ पीले करना चाहती हूँ। मोमना बेगम ने दो टोक लहजे में कहा, तुम्हारी फूफो और अंकल ने कल मुझसे दिलावर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। इस सब की दिली ख्वाहिश है कि तुम दिलावर की दुल्हन बनो। मोमना बेगम के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जबकि दिलावर का नाम सुनकर लरैब का दिल जोर से धड़का था। मुझे तो दिलावर बहुत पसंद है, तुम बताओ तुम्हारी जान, क्या तुम्हें मेरी जान, क्या तुम्हें भी मेरी तरह ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम्हें दिलावर पसंद है? उन्होंने साकत बैठी लरैब से कहा था। लरैब, कुछ पूछा है तुमसे? उन्होंने लरैब को हिलाते हुए कहा, जैसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। जहाँ एक पल भी खुशी ने उसे घेरा था, वहीं दूसरे ही पल उसे दिलावर का ख्याल आया था। मेरी पसंद और नापसंद से क्या होता है? फ़र्क पड़ता है तो आपकी पसंद और नापसंद है। लरैब ने गहरा सांस लिया। बेटा, उन्होंने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है, वो सब तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे भी दिलावर बहुत पसंद है, ऐसा काबिल लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग हों तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें प्यार से मांग रहे हैं। बेशक मामा, वो सब बहुत अच्छे हैं, जानती हूँ सब पसंद करते हैं मुझे और मैं खुद उन सब से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरे अपने होने की ही गर्ज से मुझे पर तरस खाकर मुझे अपनाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये इन सब की ख्वाहिशों, मगर दिलावर उनके सर पर मुझे मुसल्लत किया जा रहा है। नारायण ने जज्बाती होकर अपने दिल के खदशात उनके सामने रखे थे। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं इन सब की नज़रों में तरस की बजाय तुम्हारे लिए मुखलिस मोहब्बत देखिए, उन्होंने लैलैब को समझाना चाहा। मामा, यही तो उन सब की अच्छी आदत है, वो किसी पर एहसान करके जताना बिल्कुल भी नहीं जानते। फूफो मुझसे प्यार करती हैं, शायद इसलिए वो मुझे सच में अपनी बहू बनाना चाहती होंगी। मगर दिलावर, तारेब कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद बोली, उन्हें तो मजबूर किया जा रहा होगा ना, वो एक आइडियल मैन है। और वो सबका बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी चॉइस, उनका हर काम परफेक्ट होता है। तो अपनी पार्टनर को भी तो वो परफेक्ट डिज़र्व करते हैं ना। और मैं उनकी परफेक्शनल
وہ پوری نہیں اترتی۔ لارائب نے دلاور کی پرسنالٹی کو سوچتے ہوئے ایک سے کہا تھا، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، میری بیٹی تو بہت خوبصورت اور خوبصورت ہے، تم جو ایک بہترین لائف پارٹنر بننے کی تمام خوبیاں رکھتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماما یہ آپ کہہ رہی ہیں نا، کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو تو ہر حال میں اچھی لگوں گی، مگر وہ ایک وولڈ ماحول میں پلے بڑے ہیں، مجھ جیسی بڑے بڑے کپڑے پہننے والی لڑکیاں کہاں پسند کرتے ہوں گے، ان کو تو کوئی فیشنیبل اور بھی لڑکی چاہیے ہوگی۔ لارائب نے خود پر نظر ڈال کر کہا، ماما میں نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، میں ان کے لیے من ملائے مہمان کی طرح شامل ہو کر صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ جاؤں۔ ویسے بھی مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ آپ کسی مناسب الفاظات میں پھوپھو کو اس رشتے سے منع کر دیں۔ لارائب نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ایک بار سوچ لو لارائب، تم جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو، دل سے سوچ سمجھ کر جواب دینا، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ ممتاز بیگم کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جب کہ ان کو نکلتا دیکھ کر باہر کھڑی رباب وہاں سے بھاگی تھی۔ رباب شاہ کو جب لارائب و دلاور کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوشی سے دلاور کے نام سے لارائب کو چھیڑنے کی غرض سے آئی تو اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ رباب نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ لارائب اس کے بھائی کو مس انڈرسٹینڈ کرے گی، مگر وہ بیوقوف حساس سے کم تری میں وہ گوا رہی تھی جسے اس کے دل نے شدت سے رب سے مانگا تھا۔ رباب دل ہی دل میں کچھ ٹھانی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لارائب، کل شام کی ٹکٹ بک کروائی ہے میں نے، اور کل جانے سے پہلے تمہاری پھوپھو کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، اس لیے آج سوچ سمجھ لو اور کل مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ ممتاز بیگم نے اسے آفس کے لیے نکلتے وقت بتایا تھا، جی پر ماما اگر آپ کچھ دن اور رکتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لارائب ان کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ لام اور عمل، وہاں اکیلے مجھے جانا پڑے گا بیٹا، پر اداس مت ہو، اگلے ماہ ہم ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہونے والے ہیں، انہوں نے لارائب کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سر ہلاتی جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماما اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل کا حال جانے۔ آفس میں سارا وقت وہ دلاور کو ہی سوچتی رہی۔ رباب کے نکاح کے بعد اس کا دلاور کا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ لاہور گیا تھا۔ اس کی واپسی میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ قسمت اسے وہ دینا چاہتی تھی جس کی خواہش اس کے دل نے کی تھی، مگر وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اپنی عزت و نفس کو روند کر اپنے دل کا محل نہیں سجانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ بے شک وہ اپنے دل و جان سے چاہتی تھی، مگر وہ اب اس کے ساتھ ناانصافی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ دلاور کا سوچتے ہوئے وہ اس سے رشتے سے انکاری تھی۔ گھر آنے پر ممتاز بیگم نے اس سے جواب طلب کیا تھا، آپ کو میرا فائنل جواب صبح ہر حال میں مل جائے گا۔ لارائب نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ دلاور سے دوری کا فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر اسے یہ فیصلہ کرنا تھا، اس لیے وہ بے چین تھی۔ سونے کی گود سے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ جب دروازہ زور سے بجا تھا۔ اس نے کھڑکی پر نظر دوڑائی تو وہاں 11:30 ہو رہے تھے۔ لارائب نے دروازہ کھولا تو سامنے رباب شاہ کھڑی تھی۔ سب ٹھیک ہے رباب؟ لارائب نے رباب شاہ کا اترا منہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرا دل بہت اداس ہے لارائب، مجھے زرق شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ اس کی اداسی پر لارائب کو ہنسی اور طنز دونوں ایک ساتھ آئے تھے۔ تو بتاؤ، ان سب میں کیا کر سکتی ہوں میں؟ لارائب نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا بہت دل ہے کہ زرق آج میرے ساتھ ہوتے اور میں ان کے ساتھ چھت پر جا کر آئس کریم کھاتی۔ رباب شاہ کے منہ لٹکانے پر لارائب کو اس پر ڈھیروں سا پیار آیا۔ اداس ہونا تو بنتا ہے، پر اب کیا کر سکتے ہیں، لارائب نے افسوس سے کہا۔ اب وہ نہیں ہے تو آپ تو ہے نا، رباب شاہ نے شرارت سے کہا۔ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے لارائب اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ بالکل نہیں، تمہیں زرق بھائی یاد آ رہے ہیں تو میں تمہارے لیے زرق بھائی نہیں بن سکتی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ لارائب نے چھوٹی ایکٹنگ کی تھی۔ لارائب، آپ بھی نا کیا کیا سوچتی رہتی ہیں، مجھے بس آپ کے ساتھ آئس کریم کھانا چاہتی ہوں، جلدی کریں۔ رباب نے اسے کھینچتے ہوئے کہا، اوکے اوکے، مجھے شال تو لینے دو۔ لارائب نے شال اٹھا کر کندھے پر پھیلائے اور بالوں کی جوڑے کی شکل میں قید کرتے رباب کے ساتھ چلی تھی۔ چھت پر پہنچ کر رباب شاہ کو کچھ یاد آیا تھا۔ اوہو، میں بھی نا آئس کریم لانا تو بھول ہی گئی، آپ ادھر رکیں، میں بس ابھی آتی ہوں۔ رباب کے کہنے پر لارائب نے رباب شاہ کو بازو سے پکڑ کر کہا تھا، رباب پلیز جلدی آنا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ارے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے تھوڑی ہیں۔ رباب شاہ نے شرارت سے کہا، مطلب وہ چاند ہے نا آپ کے ساتھ؟ رباب نے آسمان میں نظر آتے چاند کی طرف اشارہ کیا۔
ओके जल्दी आना। लारैब रबाब की बात पर मुस्कुराई थी। रबाब शाह आइसक्रीम लेने नीचे चली गई थी और रबाब ने जहाज पर चलती ठंडी हवा को महसूस करने के लिए आंखें बंद की थी। लबैब अपने ही ध्यान में नवंबर की ठंडी रात को महसूस कर रही थी। उसका दुपट्टा बार बार उड़ रहा था और ठहरी ठंडी हवाएं उसकी लिटों से खेल रही थी। जब अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो लरैब ने फौरन आंखें खोलकर पलट कर देखा। सामने खड़े शख्स को देखकर लरैब का दिल उसके सीने से निकलकर हलक को आ गया। दिलावर कब से खड़ा उसने मजे से हवा को लरैब के साथ शरारतें करते देख रहा था। आप यहाँ? लरैब ने बेसाख्ता पूछा। आप तो लाहौर गए हुए थे ना ऑफिस के सिलसिले में? लरैब ने उसकी मौजूदगी का यकीन करते पूछा। जी बिल्कुल, मैं लाहौर गया था ऑफिस के कुछ अहम काम फैसले करने, मगर यहाँ मेरी ज़िंदगी का फैसला सुनना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए बस सब छोड़कर वापस आना पड़ा। दिलावर ने तावल से उसकी बात का जवाब दिया था। तो मिस लरैब सुनाइए अपने फैसला। दिलावर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि कैसा फैसला? लरैब ने हकलाते हुए कहा, आपकी और मेरी जिंदगी का फैसला, हमारी शादी का फैसला। दिलावर ने उसे अपनी नज़रों के सामने लिया जिससे लरैब नर्वस हुई थी। वो सुबह आपको मामा से पता चल जाएगा, कहते लरैब जाने लगी थी जब दिलावर उसके सामने आया था। मैं अपनी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, वो भी अभी। और इसी वक्त दिलावर ने दौड़ टोक लहजे में कहा, प्लीज़ मुझे जाने दें, रबाब आती होगी, उसने हमें यूं साथ देख लिया तो क्या सोचेगी वो। लरैब ने रबाब शाह के बारे में सोचते परेशानी से कहा, उनकी फिक्र मत करें, आपको यहाँ मेरे कहने पर भी वो लायक है। दिलावर ने दिलचस्पी से बताने पर लरैब को काफ़ी हैरानगी हुई थी। उन्होंने ही मुझे फ़ोन पर बताया कि आपको इस रिश्ते पर प्रॉब्लम है और आपने ममानी से इस रिश्ते के इनकार पर बात की है। दिलावर की कही हर बात उसे हैरानगी के समुद्र में डुबो रही थी। सो मिस लरैब, आप मुझे सही से बताया, आपको इस रिश्ते से क्या मसला है? लरैब की खामोशी पर वो फिर से बोला था, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस लरैब, क्या जानना चाहते हैं आप? लरैब ने तब कर कहा, बोला वही जो आपके दिल में है। कुछ नहीं है मेरे दिल में, कुछ भी नहीं, कहते लरैब। देखिए मेरी आंखों में और कहें क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। मसला क्या है आपके साथ? मेरा हाथ छोड़े। लरैब ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। मसला मसला जानना चाहती हैं तो सुने आप, है मेरा मसला। दिलावर ने गुस्से से उसे पकड़कर दीवार के साथ लगाया था। मसला सिर्फ इतना है कि मैं आपको चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे, आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। लरैब को अपने इतने करीब पाकर दिलावर का लहजा और लरैब के कंधों पर उसकी गिरफ्त दोनों ढीली हुई थी। लरैब के चेहरे को देखते वो अपना सारा गुस्सा भूल गया था कि इसके कहने पर कह रहे हैं ऐसा। वही अंकल, किसने मजबूर किया है आपको? लरैब की बात पर दिलावर ने हैरानगी से उसे देखा। मैं अच्छे से समझ रही हूँ, देखिए आपको मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपको मजबूर किया जा रहा है। लरैब की आंखों में नमी देखकर दिलावर बुरी तरह तड़पा था। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, पर मैं अच्छे से जानती हूँ, क्या मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ, ना ही आपके लायक हूँ। मैं जानती हूँ आपको मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मगर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तौर पर फूफो से बहुत बात कर लूँगी। लड़ाई की बात उसकी समझ से दूर थी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपको किसी फैशनेबल और स्टाइलिश लड़की चाहिए। ये कहकर लरैब की आंखें भरी थी और वो दिलावर को पीछे करते आगे बढ़ गई थी, जबकि दिलावर वहीं खड़ा हैरत का मुजस्समा बना उसकी हर बात को समझ रहा था। लरैब की हर बात समझ कर दिलावर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। लरैब ठहरे, मेरी बात सुने। लरैब उसकी आवाज़ पर ठहरी थी मगर पलट कर नहीं देखा था। दिलावर ने उसे मजबूती से कंधे से थामा था, जिस पर लरैब बुरी तरह घबराई थी। खबरदार, जब मेरी बात से सुने बिना यहाँ से हिली हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलावर के इस तरह पकड़ने पर लरैब पूरी की पूरी सिर्फ सीने में नहा गई थी। इतनी ठंडी हवा में भी उसकी सांसें रुक गई थी। क्या क्या सोचती रहती हैं आप? आपने ये सोचा भी कैसे? दिलावर शाह को कोई फोर्स कर सकता है? मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करता हूँ। और क्या कहा आपने? आप खुद अपनी से अपने तौर पर मेरे लिए इनकार करेंगी? तो आपकी इत्तला के लिए बता दूँ कि अगर मुझे किसी काम से इनकार करना होता तो अ, खुद मना करता हूँ। और रही बात मेरे अंदर स्टैंडर्ड और फैशनेबल लड़कियों की, तो बेशक बोल्ड और स्टाइलिश गर्ल्स के साथ पढ़ा हूँ, इतना उठना बैठता हूँ, मगर आप वो पहली लड़की हैं जिसको देखकर मुझे लगा कि मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी चाहिए जो गैर लड़कों से महफूज रहती है, खुद अपनों का ख्याल रखने वाली। दिलावर उसके करीब खड़ा अपने जज्बात उस तक पहुँचा रहा था।
جب جب آپ نے رباب کو بچانے کے لیے گھر والوں سے جھوٹ بولا تب تب آپ میرے لیے خاص بنتی چلی گئی۔ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں شادی اس لڑکی سے کروں جو کہ سیرت میں بالکل میری ماں جیسی ہوگی، جیسی لڑکی ملنا مشکل تھا، مگر جب میں آپ سے ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نہ صرف دکھنے میں بلکہ سیرت اور عادات میں بھی ان جیسی ہی ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب آپ میرے دل میں گھر کرنے لگی، کب مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ اس دن کلینک میں آپ کو بڑی سی چادر میں سر سے تو ڈھکے دیکھ کر میری نظروں میں آپ کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اوپر سے اس چادر کو بار بار درست کرنا مجھے مزید دیوانہ کر گیا۔ لاریب دل آور کی ہر بات پر حیران ہو رہی تھی۔ دلاور اسے اس قدر نوٹس کرتا تھا، اور پھر جب نرس ہمیں ہسبینڈ وائف سمجھا تو مجھے اچھا لگا۔ ایسا لگا جیسے اس نے میرے دل کی خواہش جان لی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ ترس کھا تو مس لریب کیا آپ دیکھ نہیں سکتی یا سن نہیں سکتی، یا پھر آپ چلتے پھرنے سے معذور ہے؟ ایسا کیا ہے جس چیز کو لے کر آپ ترس کھایا جائے؟ دلاور اب آپ لفظوں سے اس کی عقل ٹھکانے لگا رہا تھا۔ مجھے ایک باحیا اور سمجھدار لڑکی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی لڑکی جو لوگوں کو اپنی زلفوں اور اداؤں سے دیوانہ بنائے۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو سجے سورے تو صرف میرے لیے، چاہے جس کے دل میں صرف میں ہوں، جس کا دل آور شاہ کے لیے دھڑکتا ہو، اور وہ صرف آپ ہیں جس نے میرے دل میں مضبوطی سے قدم رکھا ہے۔ اور میں نے آپ کو اپنا بنانے کا فیصلہ کیا۔ رباب کے نکاح کے دن میں نے اپنی خواہش امی اور بابا کے سامنے رکھی تھی، تب میرے اس فیصلے پر سب نے دل و جان سے منظوری دی تھی، اور آپ کا ہاتھ میری مرضی سے مانگا گیا ہے۔ دلاور کی کہی ہر بات نے لاریب کے دل میں ایک مضبوط نقش چھوڑ دیا تھا۔ تبھی لاریب کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھ کر دلاور نے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو میں دل و جان سے چاہتا ہوں وہ لڑکی مجھے اس طرح انڈرسٹینڈ کرے گی، بلکہ مجھے ایک نہایت گھٹیا قسم کا فلرٹی لڑکا سمجھے گی۔ دلاور نے فل ایکٹنگ کرتے کہا، نہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ لاریب نے تڑپ کر کہا۔ دلاور اور مسکرایا تھا کیونکہ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ ایک سیکنڈ لگا تھا وہ اس سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ غلط میں نہیں سمجھ رہا، غلط آپ نے سمجھا ہے مجھے، اور میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں میرے بارے میں۔ میں تو فلرٹی ہوں نا؟ دلاور نے لینن کو پکڑتے سر جھکایا تھا۔ آپ فلرٹی نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ لاریب نے بے ساختہ کہنے پر دلاور اس کے سامنے آیا۔ اچھا ہوں، اچھا ہوتا تو آپ اس رشتے سے انکار نہیں کرتی، بلکہ آپ تو مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ دلاور نے کمال اداکاری دکھائی تھی۔ نہیں، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں تو آپ کو پسند کرتی ہوں۔ لاریب نے بے ساختگی کی، پر لاریب نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی، جبکہ دلاور بڑی دلکش مسکراہٹ لیے اسے کے سامنے آیا تھا۔ جبکہ لاریب اسے خود کے قریب آتے دیکھ قدم پیچھے لیتی ریلنگ سے جا لگی تھی۔ دلاور کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے لاریب کے دونوں طرف ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، گویا اسے اپنے اعصار میں قید کیا تھا۔ ہاں، تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر کس بات کا؟ وہ کس قسم کا؟ وہ کیا ہے نا کہ پسند تو مجھے نعیم بھی بہت کرتے ہیں، پسند تو مجھے گھر کے ملازم بھی کرتے ہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کس حد تک پسند کرتی ہیں؟ دلاور نے شرارت سے کہا، جس پر لاریب سر جھکا گئی تھی۔ دلاور اس کے اتنے قریب تھا کہ اسے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کہیے نا مس لاریب، کس حد تک پسند کرتی ہیں آپ مجھے؟ دلاور نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، جس پر لاریب بری طرح مکھلائی تھی۔ اس مکھلاہٹ پر دلاور نرم پڑا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے لاریب نے اٹھنا چاہا اور دلاور کو ہلکا سا دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی۔ جب دلاور اس کی اس پھرتی پر مسکراتا، اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائے اس کی کلائی پکڑ کر اسے نیچے جانے سے روکا تھا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں بنا آپ کے دل کی بات جانے آپ کو جانے دوں گا؟ دلاور اس کے پیچھے اس کے بالکل قریب آ کھڑا تھا۔ لاریب کے قید بال جو ٹھنڈی ہوا میں اڑ رہے تھے، اچھل اچھل کر دلاور کے چہرے پر لگ رہے تھے۔ دلاور نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو جوڑنے سے آزاد کیا تھا، اور لاریب کے لمبے گھنے ریشمی بال دلاور کو دیوانہ کر رہے تھے۔ کالے والے
काफ़ी थे। ऊपर से ये जज्बात, चांदनी रात, ठंडी हवाएं और बहुत करीब खड़ी लहरें दिलावर के छूने पर लहरें बुरी तरह काँपी थी, जबकि दिलावर ने उसके कान से घोषणा की थी, मिस लड़ाई, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप अपने दिल की बात साफ लफ्ज़ों से मुझे बयां करें, और दूसरा ये कि सारी रात यहीं खड़े रहकर मुझे आपके हसीन खुले बालों से खेलने की इजाज़त दे दें। दिलावर ने मध्यम लहजे में कहते उसके रेशमी बालों को छुआ था, जिस पर लड़ाई के दिल ने तो की स्पीड पकड़ी थी। वो फौरन उससे दूर हुई थी और उसकी जिद के आगे हारते हुए करार किया था, क्योंकि वो दिलावर को जानती थी कि वो कौन जो कहता है करता है। मैं नहीं चाहती कि मुझे आपसे किस हद तक पसंद करती हूँ, मगर मैं भी इतना जानती हूँ कि लरैब मलक का दिल सिर्फ दिलावर शाह के लिए धड़कता है। लरैब के मनी से इजहार मोहब्बत सुनकर दिलावर शाह का शाद हुआ था और दिलकशी से मुस्कुराता उसके सामने आया था। दिलावर ने जेब से उसकी एक मखमली डब्बी निकालकर लरैब की हथेली पर रखी थी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लरैब, आपको चाहता हूँ, आपको अपने दिल की झांसी की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या मुझसे शादी करेंगी या मिस लरैब मलक से मिसिस दिलावर शाह बनेंगी? दिलावर ने शरारती लहजे में प्रपोज करते पर लरैब खिलखिला कर हंसी थी और इस डबिया को खोला था। इसमें बहुत खूबसूरत डायमंड की रिंग थी, जिसे देख लरैब ने हिलाया था। दिलावर ने रिंग लरैब के नाजुक हाथ की मुकम्मली उंगली पर पहनाई थी। इन दोनों सब महिलाएं एक दूसरे को देख रहे थे जब उन्हें रवा की नींद भरी आवाज़ आई, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या मैं ऊपर आऊँ? आपकी पहरेदारी करते करते मुझे लगा है कि मैं सच में वॉचमैन हूँ। बादशाह की बात पर दोनों ही हंसे थे। लड़ाई सर झुकाती जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि पीछे से दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। मिस लरैब अभी चाय बहुत अच्छी बनाती है। मैं चाहता हूँ कि आप शादी से पहले इनसे चाय बनाना सीख लें। वो क्या है ना कि मुझे चाय पीने की आदत है। उबला हुआ पानी ने दिलावर की शायरी लहजे में कहने पर लरैब खिलकर हंसी थी। उसकी हंसी पर दिलावर ने दिल लुटाती मुस्कुराहट छोड़ी थी। वो दोनों दिल में खुदा के शुक्रगुजार हुए थे। दोनों ने जो चाहा था खुदा के करम से आज दोनों की मुराद पूरी हो गई थी। दोनों को मुस्कुराता देख चांद भी मुस्कुराया था। खत्म शूट बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। मैंने तो बस बड़ी मुश्किल से पढ़ा क्योंकि मुझे बहुत 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 नींद आ रही थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और अगर इस पर 1000 व्यू हो जाएंगे तो मैं फ़ौरन दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। तो वो जैसे जैसे एक वीडियो पर 1000 व्यू होते जाएंगे तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। दिन में आपने एक नावल पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। एक नावल पर अगर 1000 भी हो जाएंगे तो मैं दूसरा अपलोड कर दूँगी, अगर दूसरे पर 1000 हो जाएंगे तो मैं तीसरा कर दूँगी। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ आऊँगी, आप लोग से शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।